नीट का एग्जाम हुआ, उसको लेकर के जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आप देख रहे हैं। झज्जर सेंटर के बड़ा वायरल हो गया था ये, हरियाणा के 720 में से 720 नंबर जिनके आए हैं, इसमें से एक बच्चा था जो हमारे ऐप पे इनरोल्ड था। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार तू सच सच बता, तेरे नहीं आते थे यार कभी, सच बता। कहता सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा, बाद में आके 660 660 बन रहे थे। क्या बात है? पता नहीं सर कैसे 720 हो गए। क्या बात कर रहे हो सर मैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। एनटीए के अनुसार बच्चों को समय कम मिला तो उन्होंने ग्रेस मार्क दे दिए, जबकि उस सेंटर के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि कोई टाइम लैग नहीं हुआ है। जब मैं ये चीज़ खुद 6 तारीख को उनको बता चुकी हूँ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइम लैग हुआ। टाइम लैग तो हुआ ही नहीं है कहीं पे, बल्कि हमारा ऑन टाइम चला, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक हुई, बच्चे भी आराम से यहाँ पे निकल के चले गए। जब मीडिया में चीज़ें पता चली तब हम लोगों को लग रहा है अरे ये हुआ कि हमने इतनी अच्छी तरह पेपर कराए, उल्टा हरदयाल के ऊपर आ रहा है कि टाइम लैग हुआ, जबकि टाइम लैग नहीं हुआ यहाँ पे। भले से एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के जो कि अनआंसर्ड हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ चलिए एक बात मान लेते हैं कि उनको ग्रेस की वजह से नंबर मिले। पहली बात तो उन्होंने डिस्क्लोज कराने की, ग्रेस से किसको मिले, किस सेंटर पे मिले, वो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे। अगर इनको ग्रेस से भी मिले तो ये कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है कि इन्होंने फॉर्म एक साथ भर दिए? इस वीडियो का आइडिया किसी को सही या गलत प्रूफ करने का नहीं है, कोई साइड लेने का नहीं है फिलहाल, लेकिन जो अल्टीमेट बात निकल रही है वो ये कि डिस्क्रिपेंसी हुई है, कम्युनिकेशन लैग है। इन्होंने विंडो खोली इस बार 2 बार, दो दिन के लिए एक्सटेंड करी विंडो। मुझे एक बात बता दीजिए सर, आप तो शिक्षक हैं, कौन सा टॉपर बच्चा होता है जो डेट निकलने के बाद भी 2 दिन की में भरता है? इम्पॉसिबल है। मैं काफी कुछ दावे के साथ बोल सकता हूँ 24,000 में ये बच्चे हैं। गलत कोई भी हो, जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान स्टूडेंट का होना है। एक तरफ मंत्री जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि लीक तो नहीं हुआ है, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है, एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? और दूसरी तरफ ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके पास एक रात पहले पेपर आ गया था। अनुराग ने अब कबूल कर लिया है कि उसे एग्जाम से एक रात पहले ही नीट का क्वेश्चन पेपर मिल गया था, और तो और उसने ये भी बताया कि उसके हाथ में जो पेपर आया उसमें 100% वही सवाल आए जो उसने एक रात पहले याद किए थे। आप हर दिन टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह खोलते हैं और हर दिन आपको नया एक ऐसा इंसिडेंट पकड़ में आता है कि यार इससे तो विश्वास और भी ज़्यादा डगमगाता सा नज़र आ रहा है। को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इस ओएमआर से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्राइवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं, और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ, और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी, और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है। इसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एनटीए वालों ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर की हैं, बस सब बातों का जवाब नहीं जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच पाया है। ऐसा नहीं है कि जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनके नंबर बढ़े ही हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क देने के बाद भी उनके -20 भी नंबर आए हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो ग्रेस मार्क के बाद 720 पर भी पहुंचे हैं। जो बच्चों के 720 आए हैं वो 67 है, और 67 में से 44 जो कि बहुत बड़ा चंक है, वो बच्चे हैं जिनको के गलत क्वेश्चन, मतलब जो पुरानी और नई एनसीईआरटी में जो बदलाव हो गया था उसकी वजह से जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। ग्रेस मार्क्स वाले केवल 6 बच्चे हैं इन 67 में से। पर भाई डेटा की एक खूबसूरती है, एक लाइन है हिंदी का, उसका रूपांतरण ये है कि डेटा से आप कुछ भी उगलवा सकते हैं, उसको अच्छी तरह से जो भी व्यक्ति पीटेगा डेटा वो चीज़ उगलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एनटीए वालों के पास अपना इंसेंटिव है कि वो केवल वो डेटा साझा करना चाहेंगे जिससे कि उनकी पोजीशन ज़्यादा सुदृढ़ होती हुई नज़र आए, एज़ कम्पेयर टू कि उन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो थोड़े सच होते से नज़र आए। तो इस वीडियो में उसी चीज़ के हम अलग अलग आयाम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में मुझे 2 लोगों ने बहुत हेल्प की। बेटर कहना ये होगा कि आपको इस वीडियो में ज़्यादातर उनके व्यूज़ सुनाई देंगे। पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर राहुल चावला। Dr. Rahul Chawla, writer, NEET mentor. He's been a topper in the NEET exam in 2008. Sir, it doesn't look like something has went wrong. It looks like so many things have went wrong at so many levels. So minor impersonation cases, few cases of paper leak, that happens almost every year. And medical entrance examinations, they are known to be having such instances of paper leak. It's very common, but not at this scale, at this magnitude. It is. डॉक्टर राहुल चावला दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से MBBS MD हैं।
एम्स से डीएम न्यूरोलॉजी हैं। उनका व्यू पॉइंट इस पूरे प्रोसेस में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो खुद ब खुद पीएमटी के अंदर में रैंक 1 ला चुके हैं, एम्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रैंक 2 ला चुके हैं। जब से उन्होंने अपना एमबीबीएस एंट्रेंस निकाला तब से वो बाकी लोगों को एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने में हेल्प कर रहे हैं। आपने ये नाम ऑलरेडी सुने हुए हैं, बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, फिजिक्स एट फिंगर टिप्स, वो डॉक्टर राहुल चावला की ही लिखी गई चीज़ें हैं। और आजकल आप उन्हें नीट पैनल पर, अलग अलग न्यूज़ चैनल पर वैसे भी देख ही रहे हैं कि जो 620 से 720 का जो ब्रैकेट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं और ये ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि इंसर्ट किया गया है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आएंगे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे बैठे हैं, कैसा कंपटीशन है। क्योंकि चीज़ें सॉलिडिफाई नहीं हुई हैं, चीज़ें, लोग परेशान हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक तस्वीर नहीं निकल करके आ रही है। इसी ही पर्टिकुलर वीडियो को अगर कोई व्यक्ति आज से 1 साल बाद अगर देख रहा होगा तो उसको वो जब रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करेगा कि अच्छा बताओ, इनको तो उस वक्त ये भी नहीं समझ में आया था। लेकिन जब वो काम हो रहा होता है, जब वो चीज़ें नहीं चमकती हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ है और जो तकलीफ़ है वो सामने रखी जाएंगी और रखी जानी चाहिए। और ये जो एजेंसीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि एटलीस्ट जो ज़्यादातर लोगों को सवाल परेशान कर रहे हैं उनके जवाब अच्छे तरीके से दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी को मैक्सिमम पे रखा जाए, जो अभी तक तो नहीं आई है। इस कॉन्वर्सेशन का सॉफ्ट पार्ट बट इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर किया है डॉक्टर अनुषा ने। आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन कितना कॉमन है। मैं अक्सर जब भी लेक्चर लेती हूँ इंटर्न डॉक्टर्स का, तो मोस्ट कॉमन आंसर्स जो होते हैं वो होते हैं 60%, 40%, 25%, 30%। सो बेसिकली हम जो है यही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेवलेंस कितना है, कितने लोगों को जरूरत है, या कितना कॉमन है ये इलनेस। डॉक्टर अनुषा गर्ग एमबीबीएस एमडी है न्यूरो साइकाइट्री के अंदर में। उनका खुद का एक इंस्टाग्राम पेज है डॉक्टर शायरा के नाम से, जहां पर वो माइंड, साइकोलॉजी, डी एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द कंटेंट डालती हैं। और उन्होंने एक नीट के उस बच्चे की मनःस्थिति को समझने में मेरी बहुत हेल्प की जो इस वक्त इस पर्टिकुलर सिनेरियो से गुजर रहा है, या अमूमन एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हर एक स्टूडेंट इस तरीके की मानसिक स्थिति से गुजरता है। उस सिनेरियो को हम कैसे समझ सकते हैं और बच्चों को इस सारी चीज़ों से किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। डॉक्टर राहुल के साथ हमने शुरुआत ही डायरेक्टली डीप डाइव से की कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके बिना पर ये बात इस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ें हुई हैं। इंटरनेट पे एक पर्टिकुलर वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा की, उसके अंदर में 600 बच्चों का कोर्स है, 15 मिलियन व्यूज़ हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे। And there was always one lecture that I hoped I never would have to give. And unfortunately that hope ran out. Because I'm going to give a lecture today that basically is the toughest one I've ever had to give. And for some of you, it's the toughest one you've ever had to hear. अब क्या हुआ है कि 600 बच्चों में वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि हमारे आईसर में भी ये काम करते थे कि जब बड़ा कोर्स अगर कोई लेते हैं तो उसके जितने भी डेटा एनालिसिस निकलवा लेते हैं जो बेसिक्स होते हैं। अब क्या किया कि उन्होंने कंपेयर किया कि पिछले साल के और इस साल के जो डेटा है उसको कंपेयर किया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आना चाहिए। तो पिछले साल का जब किया तो एक देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इस बार जब पेपर लिया तो देखा टीचर ने कि बच्चों के ना बहुत ज़्यादा हायर ग्रेड जो है कंपैरेटिवली पिछले सालों में इतने नहीं आते थे, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसने बोला कि चलो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खींचो, तो मैं आपको भेज दूंगा वो पर्टिकुलर वीडियो। तो उसके अंदर में बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें निकल करके आया, मतलब कि उसके अंदर में 2 पीक्स आ रही थी बेसिकली आसान भाषा में, जो कि इस तरफ इशारा कर रही थी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। Who basically scored a 60 out of 200, it's a relatively normal distribution. That's what it ought to look like. There are about 400 students in the course in the summer. This is the grade distribution from this semester, and I think you can immediately notice the difference. This is what's called a bimodal distribution. Bimodal distributions exist when an external force has been applied to a data set that creates a systematic bias to the data set. Now, on Sunday when I ran this, I didn't know what the systematic bias was, but I knew that it was there. तो फिर बैठे लोगों को पकड़ा गया जो थोड़े से दिली रूप से कमज़ोर थे, उन पे थोड़ा दबाव बनाया गया, तो उन लोगों ने एडमिट किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे निकला था। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर एग्जाम लेकर के मेरे को ये बात स्टार्ट करनी है कि हमारे अभी जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है नीट का लेकर के, उसके अंदर में क्या ऐसे बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिसका कि इस्तेमाल करके इस बात की डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ा जा सके कि हाँ कुछ तो अनॉमली सी लग रही है, एक कदम आगे और बढ़ाना चाहिए। वो आपके हिसाब से अगर हम एक एक करके उठाते हुए चलेंगे, वो मैंने उठा लिया था पूरा का पूरा, तो आपके हिसाब से अभी तक आपके क्या क्या रहा होगा जो कि थोड़ा सा अनॉमलस है?
ग्रॉस तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक हैं वो तो हमने देख ही लिया है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम एक काम कर सकते हैं, हम फर्स्ट रैंक से लेके जो लास्ट रैंक आया है उन सबका कैटेगराइजेशन कर देते हैं हर लाख रैंक पे या फिर मार्क्स पे, हर 50 मार्क्स पे कितना रह रहा है। तो हम ये पाएंगे, ऐसा एनालिसिस एक्चुअली कोचिंग वालों ने किया हुआ है। मैं जब एज अ पैनलिस्ट में गया था रिपब्लिक में, तो वहाँ पे 2-3 कोचिंग वाले पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके लेकर आए थे। तो जो चीज़ मुझे ऑब्वियस लग रही थी बट आई डिड नॉट हैड एनी स्टैटिस्टिकल बेसिस टू प्रूव माय पॉइंट, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने ये देखा। पहली चीज़, अगर आप ये बोलते हैं कि जो रैंक का इन्फ्लेशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, इट इज़ बिकॉज द एग्जाम वॉज वेरी ईजी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, इवन द लास्ट रैंकर शुड बी गेटिंग अ बेटर मार्क्स। जो पेपर तो ईजी है ना भाई, जो आखिरी रैंकर है उसके मार्क्स ही बढ़िया होने चाहिए। चलो आखिरी रैंकर नहीं, कम से कम जिसके आखिरी 50 मार्क्स आ रहे हैं, जिसके 50 से 100, जिसके 100 से 150, 150 से 200, उनके भी ओवरऑल मार्क्स बेटर होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपटीशन इम्प्रूव हुआ है। ओवरऑल पेपर इजी था। जब टॉप रैंक्स इतनी सारी आई हैं तो जो लोअर मार्जिन पे जो बच्चे हैं उनके भी मार्क्स ओवरऑल अच्छे आने चाहिए थे। पर देखा ये जा रहा है, आपको नीट में कॉलेज के लिए 620 से ऊपर नंबर चाहिए। लगभग मोटा मोटा गेम जो है वो 650 से 700 के बीच का है। 700-720 तो मुश्किल से बच्चे आते हैं, इस बार एक्सेप्शन है। पर जो मेन कंपटीशन आप समझ लीजिए 650 टू 700, 650 टू 680 सबसे मेजर कंपटीशन, जहाँ पर कि मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उस पर्टिकुलर उसमें, जहाँ पर कि वो सिलेक्ट हो सकते थे बच्चे। अब देखा ये जा रहा है कि 620 से 720 में जितने बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जो 500 से 600 है, 400 से 500 है, वो उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़े हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे जो कि 400 से 500 या 500-600 के ब्रैकेट में थे, वो कूद के 600 से 700 के बीच आ गए हैं। ऐसा कैसे हो गया कि इतने सारे बच्चे, मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ, बात 100 की नहीं है, बात 1000 की नहीं है। ये बात लगभग, कुछ लोग कहते हैं 30,000, कुछ लोग कहते हैं 20,000, पर 4-5 हज़ार तो होने चाहिए। 1000 तो नहीं है, शायद 10,000 भी ना हो, तो हम एक 5,000 का एक एस्टिमेट मान सकते हैं कि इतना तो हुआ होगा। ठीक है, कि इतने बच्चे एडिशनली आए हैं। अभी क्यों आए हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल रही थी। अगर बाकी एग्जाम इजी होता, अगर ओवरऑल कंपटीशन इंप्रूव हुआ तो होता। अचानक से ये साल ऐसा था कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो महाधुरंधर ऐसे ऐसे समझ लो कि मतलब ये सारे बच्चे बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, है ना? तो ओवरऑल होना चाहिए था ना। ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 640 से 700, 650 से 700 के बीच ही मार्क्स बढ़े हैं बच्चों के, है ना? दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। मतलब कि अगर मैं इसको इस नज़रिए से भी बताऊं कि ज़्यादातर लोग तो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो जो उनको टॉप में 720 वाली जो अनॉमली नज़र आ रही है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर बात पे ज़्यादा वो जोर तो दे रहे हैं कि ग्रॉस है, नहीं वो कि तो जो, ऑन योर फेस हाँ। हुआ, वो तो सीधा तमाचा मारा ना सोसाइटी के फेस पर। पॉर्श वाला जो अभी एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक हाँ। बच्चे ने 2 लोगों को मार दिया, मैं तो कहूंगा उसने हत्या की। क्यों मैटर इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ? क्योंकि वहां पर जज ने ये बोल दिया कि तुम ऐसे लिखो और तुम जाओ। ये तो तमाचा हुआ ना मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर। ऐसा ही इन्होंने किया, उन्होंने भी यही किया कि 720 सब में से 720 67 बच्चों के कैसे आ सकते हैं। अगर हुआ ये होता, मान लो अगर अगर मान लो वाकई में स्कैम हुआ हो, स्कैम अगर वो लोग स्मार्टली करते तो क्या करते? टॉपर नहीं बनाते उन लोगों को, उन लोगों को हाँ 650 टू 680 के ब्रैकेट्स में डाल देते, है ना? हाँ और हाँ, इस तरह के 718 719 नंबर देने का कोई लॉजिक नहीं बनता, थोड़ा स्मार्टली अगर गेम खेलते। बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे बच्चों को टॉपर नहीं बनाते, तो ये बात इतनी ज्यादा नहीं उठती। ये तो ऑन योर फेस हो गया ना, ये तो ऐसा हो गया यार, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। ऐसे कौन करता है? अगर आपका जस्टिफिकेशन ये था कि उनका टाइम लॉस हुआ है, और अगर टाइम लॉस वाकई हुआ है तो ये इन बच्चों के लिए समस्या है, फिर तो आपको री एग्जाम कराना पड़ेगा। फिर सवाल ये कि री एग्जाम खाली इन बच्चों का या सभी बच्चों का? बहुत सारी परेशानियां हैं। और फिर ये बात जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो रैंक का इन्फ्लेशन है, that alone cannot be explained on the marks obtained by those 1563 candidates. ये रैंक का इन्फ्लेशन 5,000 से 10,000 के बीच आ रहा है। एंड जो बच्चा मेहनत करके 640 से 650 नंबर लेके बैठा है, वो बहुत कंफ्यूज है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी रैंक पे उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले शायद अच्छा कुछ मिल जाता, अभी क्या मिलेगा पता नहीं। एंड जो 670 680 पे बैठा है, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता, उसको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। जो 700 या 710 से ऊपर है, जो एम्स दिल्ली के सपने देख रहा था, उसको तो एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। उसको छोड़ो, जिसके 720 पे 720 आए हैं, उसी को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है।
क्या हालत तो होगी ना उस ऐसे कैसे बच्चे की चलेगा? जब उसने देखा होगा कि मेरे नंबर तो आ गए, और इतना ज़्यादा मतलब कि शौक लगना कि यार ये इसकी इतने नंबरों के बावजूद भी मतलब मेरे को कितने बच्चों ने कूद कूद के खुश हो करके कॉल किया था कि भैया इस बार तो हो गया, इस बार तो हो गया। अब वो मैं देख रहा हूँ कि दोबारा बेचारे ऐसे इतनी बुरी हालत में पड़े हैं कि आप जानते हैं उनको, डॉक्टर शायरा को ना, तो उनसे मैं बात कर रहा था कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊं या सजेस्ट करूं कि इतनी ज़्यादा जो मेंटल टॉर्चर्ड और डिप्रेस्ड सी स्टेट में वो लोग चले गए हैं, कि मैं क्या बोलूं उनको कि भाई इमीडिएटली तुमको ये एक्शन लेना है, ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी है मेरे लिए, कि वो ज़रा तुम संभाल करके रखो। एक बच्चे का मैसेज आया कि मैंने तो वाकई मेहनत की है, मेरे 710 नंबर मार्क्स आए हैं, अब सब शक की निगाहों से देख रहे हैं। क्या है ना, ये भी एक ये पंगा, बात भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि तो ये मतलब कि पूरी ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी, खत्म। हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है ना? अगर अगर देखो कोई बच्चा हाँ। वाकई जिसने मेहनत की है, वो क्यों चाहेगा? अगर मेरे 705 710 नंबर आए होते तो मैं भी तो अपनी जगह कहता ठीक है मेरे आ गए, कोई बात नहीं, दिल्ली नहीं मिलेगा तो मैमसी मिल जाएगा, वो दूसरा अच्छा कॉलेज मिल हम्म। जाएगा, क्यों मैं दोबारा नीट का एग्जाम दूं? हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है ना। रिस्क। लेकिन ये बात समझनी होगी सभी बच्चों को कि अगर एग्जाम में बड़े लेवल पे गड़बड़ हुई है तो इसका फिर और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके साथ गलत होगा, लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखिए। अगर आपने वाकई मेहनत की है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर बेटर एंड यू आर गोइंग टू गेट बेटर। आपको अच्छा कॉलेज ही मिलेगा उसके बाद, ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट खराब होगा। इस तरह के री एग्जामिनेशन पहले भी हो चुके हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी री एग्जामिनेशन हो चुके हैं। एंड उन री एग्जामिनेशन में यही देखा जाता है कि वो जो फ्रॉडस्टर्स थे या तो वो एग्ज़ाम देने ही नहीं आते, और यदि एग्ज़ाम देने आते भी हैं तो उनका रिजल्ट वो नहीं आता है, एंड ओवरऑल रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाइंग रहता है। ऐसा हो चुका है पास में भी, और ये तो छोटे अभी छोटे अभी लेवल वाले के एग्जाम में भी अभी हुआ है। वाले के लिए भी तो इंसेंटिव ऐसे फ्रॉडस्टर बच्चों के पास ही है ना, क्योंकि वो बोल देंगे कि भैया अगर तुम ग्रेस मार्क कितनी मतलब हटा लोगे, जैसे कि इफ आई ट्राई टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, तो जो टॉप बच्चे हैं 67 में से मेजर पोर्शन 44 पोर्शन ग्रेस वालों का नहीं है, 44 वो बच्चे हैं जो कि आंसर की में जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, कि जिसके जो यार तो वो तो क्वेश्चंस थे। 5 नंबर की बात है, चलो कोई बात नहीं, आंसर किसी डाउट में ना, ठीक है, यानी कि 715 तो आ रहे थे ना, हम्म। तब भी 40 बच्चों के 715 मार्क्स आने तो बहुत ज़्यादा है, ये भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो पेपर का कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है पेपर इजी था, बिल्कुल इजी था, फिर भी लेकिन ये इस रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अगर इतनी सारी इरेगुलरिटीज नहीं हुई होती ना, तब हमारा जो पॉइंट था कंटेंशन का वो उसमें इतना बेसिस नहीं होता। हम बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे सकते थे, हम एलिगेशन लगा सकते थे, है ना, लेकिन हम अपने पॉइंट को प्रूफ नहीं कर सकते थे। टी को क्या करना चाहिए कि पेपर थोड़ा सा टफ बनाना चाहिए, और ये डिबेट यहीं के यहीं खत्म हो जाती। इन्होंने गलती ये की है कि ग्रेस मार्क्स देकर इतने सारे बच्चों का ऐसा रिजल्ट आया है, और जब ऐसा हुआ है तो इसने वो सभी एलिगेशंस को धुआं दे दिया है। और ऐसा नहीं कि एलिगेशन फर्स्ट टाइम लगने, एलिगेशन हर एग्जाम के बाद हमेशा लगती हाँ, है, हर एग्जाम के बाद ये बच्चे तो जाते होता ही ही हैं। है। और आप ये देखो कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, हाँ। चाहे वो स्टूडेंट्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दूर दूर तक मार्क्स अच्छे आए नहीं होंगे, बट देन दे विल बी टेलिंग देयर पेरेंट्स कि नहीं मेरे तो अच्छे आए थे, इन्होंने मेरे ओएमआर शीट के साथ पंगा कर दिया, हाँ, जो या एक फिर केस मेरा आया जो रिजल्ट। आपने भेजा था मेरे को, जो वाला केस था कि जिसमें पूरा पूरा उन लोगों ने हिसाब जब लगाया, एनटीए वालों ने जो एक लड़की का केस डिस्कस या कर रहे थे हम, अब कि उस केस में भी 320 देखो नंबर ही है। देखो हम हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास तो एलिगेशन है, लड़की का एलिगेशन है और उसके अगेंस्ट जो काउंटर में बात हो रही है उसका एलिगेशन है ना। बट ऐसे केसेस होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत सारे होंगे, और ये हमारा जो कोर जो लड़ाई है उसको कमजोर कर देते हैं फिर इस तरीके के हाँ। केसेस, है ना। लेकिन सवाल ये है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है, एंड वो सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुई है, वो कुछ और है। अब देखना यह है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 10-15 बच्चे हैं तो अलग बात है, अगर उस मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि 5-10 हज़ार बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं तो बात अलग है। तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि री नीट शुड बी कंसिडर्ड, बट ओनली आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद द पार्टी हु इज एक्चुअली इन्वॉल्व, यानी कि स्टूडेंट्स। अब उसमें भी हमें ये देखना है कि किन स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस करोगे। हाँ।
अब ऐसा तो है नहीं पकड़ पकड़ के सिर्फ सबको 1 लाख इक्वल बच्चों को वेटेज तो डिस्कस नहीं दी जा करोगे, सकती। सभी को करोगे। और अगर आप ऐसा मान लो, आप डेमोक्रेसी की बात करो, तो जाहिर सी बात है जो पीछे वाले बच्चे हैं दे विल आस्क फॉर रीनीट, वो रीनीट ही बोलेंगे, उनका ऑब्वियसली बोलेंगे। इंसेंटिव है उनका पूरा कि भाई उनका इंसेंटिव है क्योंकि उनको इस बार तो कुछ मौका मिलना नहीं है। रीनीट से हो सकता है उनको ये लगता है कि एग्जाम दे देंगे और कुछ मिल जाएगा। होगा नहीं ऐसे, लेकिन ठीक है वो उनको अपने लेवल पे, लेकिन इंसेंटिव तो उनको ये लगता है ना कि दे और देंगे, कुछ नहीं कर तो देंगे। न्यूसेंस वैल्यू तो है ही, हाँ, घर है वालों ना। मतलब घर अब वालों के इंसेंटिव है कि नहीं जी मेरा तो हो जाता, कराओ एग्जैक्टली कराओ। हाँ, कराओ कराओ बिल्कुल। तो फिर ये भी हमें देखना है कि जो एक्चुअल में बच्चे जो कंपटीशन में स्टैंड कर रहे हैं उनके हित में क्या है। हम्म, तो इट्स नॉट अ easy decision to make. Probably Supreme Court can decide better, but for that investigation has to happen, and NTA cannot conduct that investigation. It has to be conducted by an independent authority, इंटरनल अगर बोला कि कर लो डेटा वेटा एनालाइज, तो फिर and तो वो it's वही not going to make any नहीं difference. बनेगा। It would be just a farce and nothing else. ये पूरा का पूरा समय अगर किसी व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा भारी है तो वो एक स्टूडेंट है। डॉक्टर अनुषा के साथ बात करते हुए हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए, लेकिन डायरेक्टली मैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें आपको वो बता रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस को किस किस लेवल पर आप हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लेवल पे, थोड़ा सा बड़े लेवल पे, दिनों के लेवल पर, और इस पूरे सिनेरियो को हम वैसे भी अलग अलग तरीकों से उनके साथ मिलकर के समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो बेसिक टूल्स और सॉल्यूशंस हम उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत इस वक्त एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा है। अगर इस डायरेक्शन में ही हम निकले हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन की डायरेक्शन में हम चलेंगे। देखिए, जो सेल्फ डिस्कवरी तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी, हमें पता ही नहीं है हम क्या है ना, वो तो कहीं भी निकल जाए चलता ही रहता है। सेल्फ लव जो है खाली कॉस्मेटिक केयर नहीं है। जस्ट बिकॉज आप अपना स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और आप सनस्क्रीन लगा के जाते हैं तो आप हर चीज से बचे हुए रहेंगे, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ केयर में आता है, पहली चीज आएगी बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्रीज यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए था लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो एक हेल्दी बाउंड्री है। ऐसी बाउंड्री जहाँ पे दूसरे को हर्ट नहीं हो रहा लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी थी क्योंकि वो चीज वो आपकी टाइम ऑक्यूपेंसी ले रही है। कि मान लीजिए आपको आपका एक पूरा एक दिनचर्या है, एक शेड्यूल है, आपको पता था कि इस टाइम पे आपको ये करना चाहिए था, फिर दूसरा इंसान आपके वो पूरा टाइम खा गया आपका, तो आप जो है ना उस चीज से डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है आप लॉन्ग टर्म में परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि वो बार बार टाइम खाया जा रहा है कोई। तो एक बाउंड्रीज आई थिंक वो पार्टनर्स को भी आपस में एक दूसरे के साथ बना लेना चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्री। ऐसा नहीं है कि कोई एंटर नहीं कर सकता, एक हेल्दी बाउंड्री। ना बोलना हमें सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी कभी ना बोल देना अच्छी बात होती है। दूसरी चीज जो हम सेल्फ लव में कर सकते हैं, सेल्फ लव यानी कि हम खुद के लिए अच्छा, एक होता है खुद को एफर्मेट करना खुद से। जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन वाला है, उसके अंदर जो है ना आपको खुद से पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे भी अगर आप अपने आप को नेगेटिवली देखेंगे तो वो एक लूप बन जाएगी और उसमें आप नेगेटिव थॉट्स में घुसते चले जाएंगे। तो सेल्फ टॉक मतलब पॉजिटिव बातें क्या, कि देख देख भाई, पहले भी बहुत परेशानियां आई थी, तब भी जो है 10वीं के एग्जाम भी मुश्किल थे, 8वीं के एग्जाम भी मुश्किल थे, 12वीं का बोर्ड भी बहुत मुश्किल था, तब भी तूने वो अच्छे से कर लिया है, ठीक है, अच्छे नंबरों से किया है। ये तो नीट है, नीट भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और मेरे जितने भी टेस्ट मैंने कोचिंग में दिए हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हैं, तो ये भी हो जाना चाहिए। तो वो एक पॉजिटिव टॉकिंग में अपने आप को रखने का, खुद को एक लूप में रखने का, जिसमें खुद को आप अच्छी बातें कर रहे हैं कि नहीं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आई एम काइंड, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैंने अपना फैमिली का भी ध्यान रखा है। मतलब वो जो एक बातें हैं ना जो आपको कोई नहीं बोलने वाला, आप खुद को बोलें। आपको कोई आके नहीं बोल रहा है, आप खुद को बोलें। तो ये एक दूसरा सेल्फ लव का पार्ट है। पहला हमने जाना बाउंड्रीज क्रिएट करना, दूसरा हम जान रहे हैं ये है कि आप खुद से सेल्फ टॉकिंग करना। तीसरा, जब हम स्कूल में थे ना, हिंदी की जो क्लास लगती थी, जो वेकेशन में हमें होमवर्क मिला करता था, तो हमारे जो मैडम हुआ करते थे वो कहते थे कि आपको जो है ना, आपको डेली का ना डायरी एंट्री लिख के लेके आना है, ठीक है, कि आपने छुट्टियों में क्या किया। तो वो जो हैबिट है
हुँ। वो जो हैबिट है वो बच्चों को ना वो डाल के रखने का। ज़िंदगी में ना कोई अगर आपको लग रहा है कि कोई भी दोस्त नहीं है आस-पास, कोई भी नहीं सुन रहा है तो आपकी किताब आपको हमेशा सुनेगी। तो ये भले ही बहुत छोटी-सी बात लग रही हो और लग रहा है यार क्या ही है, लेकिन वो पेशेंस सिखाती है, वो रिफ्लेक्शन सिखाती है और ये भी सिखाती है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो कितनी सही है। तो कागज़ पे उतरती है तो रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट करती है वो बहुत बेहतर तरीके से करती है। तो हुँ। तीसरी चीज़ हमेशा अपने विचारों को क्या है ना उल्टी कर दो कागज़ पे, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़। चौथी चीज़ एक हमेशा सेल्फ केयर का एक चौथा पार्ट है, शेड्यूल फ़ॉलो करना चाहिए। ये जो जो एक कल्चर बना दिया है ना कि कभी भी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे तो अलग शेड्यूल फ़ॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। जो शेड्यूल है वो हमेशा नींद का, खाने का, एक मज़े करने का, हर एक का एक छोटा-सा ना एक रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी एक सेल्फ केयर का पार्ट है। सेल्फ केयर, ठीक है, प्यार जो है हम धीरे-धीरे सीखते हैं, खुद से करना भी सीखना पड़ता है। ये मैं कहूँगी ये भी एक जो है ना एक पूरी जर्नी है जिसमें हम सीखते हैं खुद से प्यार करना क्योंकि हमें बचपन में किसी ने सिखाया नहीं कि हम ज़रूरी हैं। तो ये पार्ट ऑफ जर्नी है, सीखते जाएँगे लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हम फ़ॉलो करेंगे तभी हम सीखेंगे और ये लर्निंग का हिस्सा है। ये जैसे स्कूल में हमें नहीं सिखाया गया लेकिन हमें अपने शेड्यूल में, अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए और ज़रूरी है। तभी हम जो है ना सेल्फ केयर की इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जब कहते हुँ। हैं ना लोग कि आपने 7 दिन की क्लास कर लीजिए, आपका ये सब गायब हो जाएगा। आप इंसान के 17 साल के ट्रॉमा को हुँ। 7 दिन में गायब करने के अब ये कोई सर्दी-जुकाम नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई तो सेल्फ ये केयर और सेल्फ वाली केयर बात। की अगर हाँ, अगर मैं डायरेक्टली अब ये थोड़ा-सा मतलब कि वो पर्टिकुलर जो कि ज़्यादातर केसेज़ आए मेरे पास, अब मैं वो आपके सामने केसेस रख रहा हूँ, तो इन केसेस को अगर आप होते तो किस तरीके से हैंडल करेंगे या क्या पर्टिकुलर सजेशंस होती हैं इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर में, जिसमें बच्चे को अपने पर इतना डाउट नहीं है लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने अपने घर वालों से बात भी करने की कोशिश की कि मुझे ये नहीं करना है और मेरे पापा ने मुझे पीट दिया और बहुत बुरे तरीके से पीटा और अब मैं उनसे डर रहा हूँ, मतलब कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दोबारा कैसे बोलूँ और उन्होंने मेरा ले जा करके एडमिशन भी करा दिया है। मैं क्या करूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? हुँ। जब ऐसी एक सिचुएशन सत आती है तो उनमें क्या मतलब कि क्या क्या मतलब रिस्पॉन्स चाहिए या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, इसमें एक और चीज़ आएगी। ये जो चीज़ है ना, ये कहानी अभी अधूरी है। हमें एक ही सिनेरियो पता चला कि वो बच्चा जो हमें कह रहा है, उसमें परिवार का क्या सिनेरियो है, वो जो उस चीज़ को समझते हैं, वो कितना समझते हैं, उसका भी एक रिलेशन आएगा। चलो अगर हम एक ही नज़रिए से देख रहे हैं, चलिए हम बच्चे के नज़रिए से देख रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। भले मैं समझती हूँ कि अगर फैमिली या उनके पेरेंट्स ने अगर मारा है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पे 2 साल रह के अगर एडमिशन करा भी दिया है, तो वो 2 साल जो वहाँ पे रह के हैं, वो खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं, उनसे वो हो भी नहीं पा रहा है बिकॉज़ वो उस लूप में फँस गए हैं। तो वो 2 साल के बाद का रिज़ल्ट पहले से ही शायद उनको पता है। तो ये बच्चे के लिए तो क्या रिस्पॉन्सेज हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि वो कैसे हैंडल करें ऐसे पर्टिकुलर परिवार या ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जिस पर, क्योंकि हम सेल्फ लव की बात कर रहे, ठीक है हो गया, ये पर्टिकुलर सेल्फ वाला है। अब वो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो सामने वाले की तरफ से आ रहे हैं और जिसमें मेरा कोई बस ही नहीं है, जिसमें कि एक जो जो बहुत बड़ा एक है वो है इमोशनल ट्रॉमा, एक तो हो गया फिजिकल ट्रॉमा जिसमें कि लिटरली उसको पीट दिया और हुँ। पीट करके एडमिशन भी करा दिया। ये लोग क्या करें, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? दूसरे इमोशनल ट्रॉमा कि भैया हम तो मर जाएंगे और मेरा मरा मुंह देखेगा तू, अगर तूने ये पर्टिकुलर वो नहीं की, हमको तो बड़ी उम्मीद ही थी तेरे से। हम एक तो ये है जिसमें कि डायरेक्टली हार्ड मतलब कि बोला जा रहा है। इसके नीचे अगली लेयर आ जाएगी, वो सॉफ्ट वाली आ जाएगी, बेटा देखो ऐसे तो खुद करना तो तुम्हें यही पड़ेगा, वो जो सॉफ्ट तरीके से हाँ, कंसर्न वही कर रहे हैं। टॉर्चर हाँ सॉफ्ट या हार्ड तो तरीके ये से कर तीन रहे है, हैं। 3-4 तरीके हैं। तो आप मतलब कि ऊपर वाले से बस आप शुरू हो जाओ कि ये बच्चों को अगर बोला जाए कि किस तरीके से वो अपने जिस पे एनवायरनमेंट पे उनका कोई रोल नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, वो किस तरीके से अपने अगले 5 साल 4 साल, क्योंकि 17 साल उनकी उम्र है अभी, कम से कम घर वालों का उन पे जो इंडियन सोसाइटी में कम से कम वो तो मतलब बस चले तो 30 साल तक वो रिलेशनशिप चलता है, टॉप डाउन रिलेशनशिप। तो ये क्या करें, ये बच्चे लोग क्या करें? ये वाले बच्चे जो है ना, यही वाले बच्चे हैं जो बहुत आगे जाके परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो
अपने आप को ना एक ऐसी क्या कहते हैं एक साइक्लोन में पा रहे हैं ना, हर जगह से वो साइक्लोन उसको नीचे घसीटने की कोशिश कर रहा है। उसमें जो है ना ऐसे वाले सिचुएशन में या तो सब्लिमेशन काम आएगा कि आपको ये लग रहा है कि आपको ज़िंदगी में कुछ और करना है, तो या तो ये करके दूसरी चीज़ को आप कंटिन्यू कर लें, एक बार यहाँ से निकल जाएँ, तो फिर वो बाकी चीज़ आप कर सकते हैं। या तो ये एक उस चीज़ को लेने का पॉज़िटिव या मैच्योर तरीका हो सकता है, हर एक के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरी चीज़ इस सिचुएशन में हो सकती है कि जो है यार वो फिर एक फाइट वाली बात हो गई है कि लड़ना पड़ेगा फिर उसके लिए कि बार-बार आप अपने पेरेंट्स को उस चीज़ के लिए क्लियरली समझाए जा रहे हैं कि ये तो नहीं ही होगा। क्योंकि जब बच्चा ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, ऐसे केसेस में जो है ना बच्चे यार फँस जाते हैं और हम लोग फिर सिनेरियो जाते हैं एंड पॉइंट कहाँ पर है, हमने देखा है ऐसा। और पहला है या तो उसमें सब्लिमेशन कर लेते हैं कि चलो ये वाला चीज़ निकाल लेता हूँ, उसके बाद तो जीवन में मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। जैसे हम आधे आईआईटीज़ में देख रहे हैं कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद सब कुछ करते हैं। या तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उसके बाद अपना बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? बट वो क्लियर करने के बाद अपनी ज़िंदगी के रास्ते कुछ ना कुछ बना लेते हैं। या तो वो एक तरीका है कि वो निकाल लिया, उसके बाद अपनी ज़िंदगी के तरीके खुद ढूँढ लिए। दूसरा ये तरीका है कि अगर ये तरीका नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लेयर्स में एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ में है और डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत सारे लेयर्स में है, वी ऑल नो दैट। तो उसमें जब बच्चा फँस जाता है, तो दूसरी चीज़ यही है कि आप क्रिस्टल क्लियर जो है बोल दो कि भाई नहीं होगा, और वो लड़ाई जो है ना बहुत लंबी चलती है कभी-कभी। तीसरी चीज़ वो जो वो जो फेलियर नहीं होता है, वो एक लर्निंग की तरह देखें कि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन जो है वो शायद उस अप टू मार्क रही है, तब भी दिक्कतें आई हैं, अप टू मार्क नहीं रही है तो भी दिक्कतें आई हैं। अगर अप टू मार्क नहीं है तो एक लेसन है कि आप और अच्छे से प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा प्लान बी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लान बी की तरफ चले जाइए। ये कोई जजमेंट वाला सवाल नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, आप उसके हीरो हैं, जो आपको करना है, हीरो-हीरोइन है, आप बने जो आपको करना है। हुँ। फिर आता है ये पहला जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, ठीक है? और वो जो एक थ्रेशोल्ड पे आके अटक गए हैं कि भाई इतनी सी रैंक है और थोड़े 5 नंबर ज़्यादा आ जाते ना। मैं अपना ही बता देती हूँ। मैंने 2 ड्रॉप लिए हैं। हुँ, मेरा हुँ। पहला मैंने जब लिया था मेरा सिर्फ़ 5 मार्क्स से रह गया था। मैंने डेंटल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था हुँ, और जो है मेरा 5 नंबर से लेडी हार्डिंग रह हुँ, गया था। अभी लगा 5 नंबर से रह गया तो नेक्स्ट ईयर हम फिर से जंप मारेंगे। हुँ, हुँ। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से जंप मारा तो मेरे को मेडिकल कॉलेज मिला। सो मतलब वो तो देखो सिनेरियो है, आप उस जंप मार भी सकते हैं, आप कंगारू जैसे हैं, यू वांट टू टेक अ जंप, हाई जंप कि मैं फिर से अटेम्प्ट दूँगा, कैसे नहीं होगा। दूसरा ये रीज़न है कि भाई प्लान बी कर लेते हैं, ये भी कौन-सा बुरा लेकिन है ना? इसके अंदर में अगर मेरे मैं जो ख़ास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ, जो कि मैं ज़्यादातर लोगों को बोलते हुए देखता हूँ कि भैया अगर तुम जंप मार लो, लेकिन अगर मैं इसको पॉपुलेशन के लेवल पे देखूँ, एक तरफ लाइफ़ को देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट मुझे लाइफ़ के लेवल पे बिल्कुल एप्लीकेबल नज़र आता है कि हाँ, ठीक है, आपने स्टूडेंट को कहा, "यार कोई नहीं यार, जंप मार, मतलब कि सीटें लिमिटेड थोड़ी हैं, तेरे को बस कामयाबी तो होना है, तो क कामयाब हो जाएगा तू, कोई नहीं।" लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सीटें हैं 25,000 और बच्चे हैं 25 लाख। और यहाँ पर अगर एक बच्चे ने जंप मार भी दी बड़े अच्छे तरीके से, तो दूसरे इस बात की गारंटी है कि मैं किसी जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन मैं बाहर जब खड़ा हूँगा, उस दिन चाहे किसी ने भी कितनी भी जान लगाई हो, चाहे किसी ने कितना भी आतंक मचाया हो, 99% बच्चे हताश होकर के ही वापस निकल रहे होंगे, क्योंकि सीटें ही 1% 2% हैं। जुआ है ये। जुआ है ये। हुँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। गैम्बल है ये। कोई उसका कोई कोई आंसर नहीं है इस बात का। होगा या नहीं होगा, नहीं। आप रेडी हैं रिस्क लेने के लिए? रिस्क बेनिफिट रेशियो वाली बात होती है जो साइंस में हम देखते हैं हमेशा। रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है? ये होगा तो ये हो जाएगा, रिस्क होगा तो ये हो जाएगा। मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ, कितना बेनिफिट ले सकती हूँ। तो कभी-कभी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार होती हूँ, कभी-कभी मैं रिस्क लेने के तैयार नहीं होती हूँ। अगर इस टाइम अगर सेकंड ड्रॉप के बाद मेरा नहीं होता तो मैंने तो छोड़ देना था प्लान बी। प्लान बी करते आराम से। तो वो रिस्क और बेनिफिट रेशियो वाली बात है, वो हर बच्चे के लिए अलग है। वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो एक जुआ है, वेरी फ्रैंकली। सही बात है, 25,000 सीटें हैं, 25 लाख बच्चे हैं, रिस्क है।
और उसके अंदर जिसकी बहुत अगर आपने पूछा था मेरे से कि इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो खैर नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर इसमें किसी को ट्रीट करने की ज़रूरत है भी तो वो है पेरेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम सोसाइटल है तो फिर वो सोसाइटी को सही करनी पड़ेगी ना, मतलब कि सोसाइटी के लेवल पर चेंजेस चाहिए रादर देन। मैं तो बस मतलब अभी भी मैं उसी अलग अलग लोगों से पूछूंगा, अलग अलग लोगों से बात करूंगा कि मुझे अभी भी ये इन बच्चों का मैं क्या करूं जो मुझे ये लिटरली मैसेज लिख करके भेजते हैं कि भाई मेरे को पीटा और मेरे को पीट करके कमरे में बंद कर दिया गया, और कमरे में बंद करने के बाद मेरा वो करा दिया गया। अब डर के मारे मैंने ले तो लिया है वो एडमिशन उस पर कोचिंग सेंटर के अंदर में, क्योंकि वो माँ बाप, आपने जो आपका अभी केस बताया देखिए कि इसमें एक चीज की जा सकती है कि जो ये कोचिंग सेंटर, जो इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं एंड दे आर टेकिंग लोड्स ऑफ मनी, है ना, हम्म वो एक अपने एक कोचिंग सेंटर पे एक काउंसलर, सोशल काउंसलर या एक साइकाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट, कोई भी एक तो रखना ही चाहिए, ताकि उनके पास, एक बच्चे के पास एक वेंटिंग जोन हो कि जब भी वो परेशान है वो वहां पे जाके बात करे। ये तो एक बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक रूट लेवल वाली बात है हम्म कि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी, आप बाहर के सोसाइटीज में भी देखेंगे, हम्म आपको हर स्कूल में एक काउंसलर मिलेगा। अब इंग्लिश पिक्चर देखें, आपको पता भी होगा, मतलब बच्चा जो है ना अपनी सारी जो है बात लेके वहां पे पहुंच जाता है, अपने सारे डाउट्स लेके वहां पे जाके पहुंच जाता है, चाहे वो किसी भी इशू से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि वो जो चीज बैरियर है पेरेंट्स वाला, कि वो पेरेंट्स से नहीं बोल सकता, वो काउंसलर से जाके अपना वेंटिंग आउट करे, क्योंकि वो चीज को है ना दिमाग से और अपने दिमाग से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको एक रास्ता मिलना चाहिए, रास्ते नहीं मिलते ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अगर बच्चे आपको मैसेज लिख के भेज रहे हैं तो वो आपके अंदर वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको वेंट आउट करना था। तो अगर वो रास्ता उनको कोचिंग सेंटर में मिल जाएगा तो वो रास्ता जो है बेहतर होगा। दूसरी चीज, एक नंबर है, मैंने जो है आपको भेजा था, वो नंबर जो है ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि आपको इस तरीके के विचार आ रहे हैं। अगर आपको इस तरीके के विचार आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो कि फ्री है, जिसमें आप जाके किसी एनोनिमिटी वो मेंटेन करते हैं, कॉन्फिडेंशियल है, और टोल फ्री नंबर है जो कि 2400 घंटे जो है आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट आपकी तुरंत मदद करेंगे। मैं यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ, आप कभी भी उस पे, जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप उस पे जल्द से जल्द उसको कॉल कीजिए, एक मदद लीजिए। और मैं आपको पर्सनली भी मैसेजेस पे ये शेयर कर देती हूँ। क्या कहते हैं, हर स्टेट वो मानस करके, टेली मानस जो है, ये गवर्नमेंट ने ये टेली मानस करके उन्होंने नंबर निकाला है टेली मानस का। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसमें आपको एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट की पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि बच्चे को खाली स्ट्रेस है, तो उस दौरान उसको वो मदद मिल सकती है। उनको उस हेल्पलाइन का यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बात करें, जितना वो निकलेगा उतना आसान होगा, और जितना आप आसान होगा उतना क्लियर हेड से सोच पाएंगे। जब आपका क्लियर हेड से सोच पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। अब बहुत सारे भार में होते हैं तो आप राइट और लेफ्ट का निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये जो वेंटिलेशन है कि कहीं ना कहीं सब निकल जाए, वो जरिए जो हैं, यही एक जरिए हैं जहाँ पे एक काउंसलर जो उनके कोचिंग सेंटर में हो तो बहुत बेहतर है। एक फ्रेंड जिसमें वो सब कुछ विश्वास कर सकते हैं वहां पे। एक तीसरा मीडियम आप बने हुए हैं, तो आपको बच्चे वो सब वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं। चौथा मीडियम टेलीमानस है, आप फोन करें और सब कुछ भड़ास निकाल दें। अच्छा, इसको एक कदम और मैं ले लूँ जो कि आपने पहले से ही बताया हुआ है, बस मैं आपको वो याद दिला रहा हूँ कि वो भी आप प्लीज़ इंक्लूड करके बता दें कि बिल्कुल ही ज़्यादा एक्यूट कि अभी अभी थप्पड़ लगे हैं और अभी अभी बिल्कुल हालत ख़राब है, अभी अभी डांट पड़ी, अभी अभी लड़ाई हुई है, और इस वक्त एक माइल्ड पैनिक की सिचुएशन बनती है। और ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट बिल्कुल एक्यूट लेवल पर अपने को काम डाउन करने के लिए क्या कोई बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो वो फॉलो कर सकता है? देखिए, ये फिर बिल्कुल वही वाला बात है कि ये ऐसे टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत मदद करते हैं। कि जैसे किसी बच्चे को म्यूजिक पसंद है तो हो सकता है वो गाने सुनते हुए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो चीज मैं तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे आजकल कॉमेडी शोज का बहुत वो चल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जो है जब भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो उसको देखें। तीसरी चीज, ऐसा हो सकता है बहुत ही एक्यूट पैनिक सिचुएशन है, कोई भी वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो अगर उसके पास फोन है तो प्लीज कॉल योर फ्रेंड एंड टॉक टू हिम, और फिल्टर ना लगाएं बात करते वक्त।
ठीक है, सब कुछ ही बोल दें। हम्म, जब आप उसको बोलेंगे तो वो जो पैनिक सिचुएशन है जिसमें आप परेशान है वो सब लाइट हो जाएगी, निकल जाएगी। और आप इ- कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की हम्म, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आप जो है उनको सुन सकते हैं। तो ये एक जरिया सुनने का भी बनना चाहिए। मैं बहुत सारे पेशेंट्स, अगर मैं डेली 50 पेशेंट देख रही हूँ तो मैं हर एक की प्रॉब्लम जाके नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। व्हाट आई कैन डू इज हेल्प देम इन दैट एक्यूट सिचुएशन। सुनने का काम मैं कर सकती हूँ। तो कभी कभी बस होना और सुनना बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग जो होती है वो एक हम्म, आर्ट है। ये नहीं कि वो बंदा अपना दर्द बोल रहा है और आप जो है फोन पे लगे हैं और हंस रहे हैं और आप किसी बंदी को अपनी रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक्टिव लिसनिंग की जब आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, उसकी आंखों में देख रहे हैं, उसको नॉड कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ बातें बोल रहे हैं जो उससे रिलेटेड है, कनेक्ट करती हुई। तो वो हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, हर प्रॉब्लम सुनी जा सकती है। नाइस। हाँ, तो अरे आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं भी, मतलब कि मेरे पास भी अगर वो खाका तैयार हो सके जिसके बलबूते पे, क्योंकि दिस इज़ माय पर्सनल सेल्फिश गोल एज वेल, कि अगर आपसे बात करके कि वो एक एक बेसिक खाका मैं भी अगर इख्तियार कर सकूँ, कि अगर अगली बार कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो वो कुछ ऐसे क्या जेनरिक सजेशंस हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पॉइंट बात सीवियर है तो यू हैव टू टेक हेल्प, जो सीरियस परेशानियां सॉल्व। कितनी भी बड़ी हो, है ना, परेशानियां कितनी भी बड़ी हो, जवाब सच में आसान ही होते हैं। मतलब नाइस। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उसका जवाब हमेशा बहुत आसान होता है। सुन लेना, समझ लेना, बैठ जाना, बोल देना, लिख देना, दैट इज इट, रियली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, until it is pathological again। तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। बेहतरीन। तो अ, जो भी हम्म, यंग किड्स हैं जिनको ये थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो सुसाइडल है या किसी भी तरह के, उनको ये समझना चाहिए कि मदद लेना जो है कमजोरी की निशानी नहीं है। इट्स भी ये करेज की निशानी है। आप करेजियस हैं इसलिए आप मदद ले रहे हैं, ले लें मदद। ट्रू। आप कमजोर नहीं है क्योंकि आप मदद लेते हैं। सही टाइम पे समझ लेना कि मदद की जरूरत है, ये एक शक्ति की निशानी है, कमजोरी की नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बहुत ही सीरियस हैं इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन और इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। हम बिल्कुल ही बेसिक्स पर जाने वाले हैं अगले कुछ मिनटों के लिए डॉक्टर राहुल के साथ में। चीज़ों को देखने के आयाम बहुत सारे हैं, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। उसी तरीके से ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए या तो सेंट्रल एजेंसी हो सकती हैं या फिर डिफ्यूज्ड एजेंसीज हो सकती हैं जो कि स्टेट वाइज हों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर राहुल के क्या आइडियाज़ हैं कि इतिहास से लेकर के, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के आज तक हम पूरा का पूरा स्पैन कवर करने की कोशिश करेंगे उनके साथ। स्वर्णिम इतिहास क्या है इस पूरे इंस्टीट्यूशन का और पूरे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो एक बच्चा कम से कम 10 एग्जाम देता था अलग अलग, सभी के पैटर्न्स भी अलग। कोई डीपली zoology में क्वेश्चंस पूछ रहा है, किसी को कॉकरोच पसंद है, किसी को फ्रॉग पसंद है, किसी को अर्थवर्म पसंद है, किसी को ब्रायोफाइटा, किसी को टेरिफिडोफाइटा। सबके अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर, सब उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से जो है ज़्यादातर रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। तो इतना सारी सामग्री स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ती थी, हमने भी यही पढ़ी है। और कहीं ना कहीं हमको ही चूज़ करना होता था कि यार हमको अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मेरा प्रेफरेंस एम्स होगा या कुछ और होगा, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इसके पेपर अच्छे से बना लिए तो यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा होता था। तो ये जो पूरा जो सिस्टम था ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैओस और कन्फ्यूजन था, ठीक है। प्लस जो स्टेट पीएमटीज थे उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज होती थी, ठीक है। तो कहीं से कहीं भी ये जो सिस्टम था ना, इट वाज नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इट वाज फ्रेंडली फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बच्चों को बहकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जो कि अच्छा इस स्टेट के लिए अलग मटेरियल, उस स्टेट के लिए अलग मटेरियल, जो कि कहीं पर भी हाँ। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, हाँ। सब अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो कोचिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी का वेटेज ऑल इंडिया पीएमटी में बढ़ा दिया। तो ऑल इंडिया पीएमटी उन बच्चों के लिए जो कि कोचिंग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं,
और वो बच्चे जो 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए निकालना बहुत आसान हो गया, ठीक है। बट फिर भी पेपर लेके घटनाएं तो हो ही रही थी। फिर एकदम डिसीजन लिया गया कि क्यों ना इसको हम सेंट्रलाइज्ड कर दें, है ना, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग पीएमटी, उनके अलग अलग जो बोर्ड का सिलेबस है वो, तो बच्चा बोर्ड की किताब पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े, उसमें भी एकदम फिर स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि चलो हम इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं, अब एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी एक एग्ज़ाम से हम सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की सीटें भर देंगे, ठीक है। इनिशियली उसमें शायद उसमें एम्स इंक्लूडेड नहीं था, फिर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो नीट के अंडर आ गए, ठीक है। जब ये हुआ था तो मेरा ब्लॉग चला करता था पीएमटी गुरु मंत्रा के नाम से। अब मैं बच्चों को यही बात बोलता था कि देखो बहुत अच्छी बात है अगर आपका ये एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एनसीईआरटी तो आपको ऑलरेडी पढ़नी है, हाँ। तो उसी को पढ़ के जो है आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। जो फालतू किताबें पढ़नी होती थी ना अलग अलग स्टेट बोर्ड्स की, या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग स्टेट्स के, वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपने एआईपीएमटी पढ़ा, आपका काम खत्म, ठीक है। सिलेबस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड हो गई, तो अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो गया। बाद में उन्होंने इसके लिए भी अलग अलग मौके निकाल लिए, वो अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं थिंग्स वर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। पर मुझको जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी वो ये लग रही थी कि बिकॉज सेंट्रल एजेंसी इसको कंडक्ट कर रही है, तो जो ये इम्पर्सोनेशन और ये पेपर लीक वाली जो धांधलेबाजी होती थी वो कम हो जाएगी। एंड दैट ऑलवेज यूज्ड टू बी माय मेजर पॉइंट। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता था बच्चों को कि नीट इसलिए बेटर है क्योंकि सेंट्रल एजेंसी आ रही है, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास सेंट्रल एजेंसी में ज़्यादा होता है। हमारा विश्वास हमेशा एआईपीएमटी में ज़्यादा होता था, जेईई के एग्ज़ाम में ज़्यादा होता था कंपेयर टू जो स्टेट के जो इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे, ठीक है। आई थिंक कुछ साल चीज़ें ठीक चली, फिर धीरे धीरे जो है रेगुलरिटीज़ आने लगी यहाँ पर भी। एंड पिछले 2-3 साल में ये देखा जा रहा था कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो ईजियर होता जा रहा था। इट वॉज एक्सट्रीमली एनसीईआरटी ड्रिवन एंड इट वॉज गेटिंग ईजियर। कोई भी एग्ज़ाम जब ईजी होता है ना तो उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें टॉपर के कभी भी फुल में से फुल मार्क्स नहीं है। ये Reason? आईआईटी हमेशा इसी चीज़ को लेकर के था कि हम जब आईआईटी का नंबर सुनते थे तो वो कितना वो रहता था कि उसमें भाई इतने भी नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा टफ था, इतना टफ भी नहीं होना चाहिए पेपर। जो एआईपीएमटी कंडक्ट कराता था मुझको हमेशा उसका पैटर्न बहुत अच्छा लगता था। उसमें टॉपर के 60-75 इतने परसेंट तक आते थे, कभी कभी 80% तक पहुंच जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो पैटर्न एक अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने चाहिए। थोड़ा आप इधर उधर से कुछ चीज़ें पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% एनसीईआरटी से ही लाना है। भाई मेजर टारगेट क्या है कि 95% जो है वो एनसीईआरटी में से ले लीजिए, थोड़े बहुत इधर उधर से पूछ लीजिए, कंसेप्चुअल पूछ लीजिए। बट अगर आप एनसीईआरटी से करके अगर आप सब कुछ बहुत इजी कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 90% से ऊपर लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो सारे के सारे बच्चे जो 700 से 720 के ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रैंक का अलॉटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही रैंक पर 2-3 बच्चे हैं ना तो वो डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपने 3-4 उसके पैरामीट्रिक्स बना रखे हैं, जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा है, इसकी केमिस्ट्री में ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भी बीएचयू में टॉप किया था, मेरी फर्स्ट रैंक थी, पर जो रैंक 2 थी हम दोनों के सेम मार्क्स थे, बट शायद मेरे फिजिक्स में ज़्यादा थे तो अल्टीमेटली मेरे ज़्यादा हो गए, कुछ ऐसा था। बट एक दो रैंक के लिए तो ठीक है, बट इतने सारे रैंक्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ देखो, थोड़ी बहुत गलती तो हर कोई करता है ना। एक आध सिली मिस्टेक तो हो सकती है, पर उस सिली मिस्टेक की वजह से ना किसी का कैरियर में इतना बड़ा जंप नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक सिली मिस्टेक की वजह से किसी का एम्स डले रह जाए, और आपको एक सिली मिस्टेक करने देनी चाहिए बच्चे को, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है इतना हो लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि कट ऑफ जो है वो 50-70% के बीच जाए, ठीक है। एंड जो टॉपर है वो कभी भी 95% से ऊपर स्कोर ना करे, ठीक है। एक बेसिक बात ये होगी, इन्होंने पेपर इजी बनाया, ठीक है, एनसीईआरटी बेस बनाया, ठीक है। पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड चल रहा था, इसलिए कट ऑफ भी ऊपर जा रहा था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 700 से ऊपर स्कोर कर रहे थे वो भी बढ़ रहे थे। इशू इज ये सब कुछ नॉट, मतलब इस बार जो रिजल्ट आया ना, दैट वाज नॉट इन प्रोपोर्शन टू हाउ इट वाज लास्ट ईयर, ठीक है। ठीक है, इजी था, ठीक है, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं,
लेकिन इतना नहीं था कि 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज अनबिलीवेबल एंड दैट एक्चुअली, मतलब ये तो ऑन योर फेस वाली बात हो गई है ना। दूसरी चीज, जिसके अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये पूरा स्कैम पकड़ में ही नहीं आता। बच्चों के 718 719 मार्क्स आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 715 आ सकते थे, 716 आ सकते थे, 720 आ सकते थे। जब 718 या 19 आए ना, तब सवाल किया गया कि ये नंबर आए कैसे, और फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने तो ग्रेस मार्क्स दे दिए। क्या आपने किसी को बताया ग्रेस मार्क्स देने से पहले? क्या ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा था? क्या एग्जाम होने के बाद आपने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने कहा हो कि हम ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं, जिसको लगता है कि उसका टाइम पे पेपर नहीं हुआ वो आओ आके अप्लाई कर दो? फिर किस बेसिस पे किया? ये तो आपने बताया नहीं। अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए भी तो कितने ग्रेस मार्क्स दिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 10, 20, 50, 60? क्या किसी को 80 नंबर दे दोगे ग्रेस मार्क्स में? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या टाइम का कंपनसेशन हम मार्क्स के साथ कर सकते हैं? एक क्लैट के एग्जाम में, शायद ऑनलाइन एग्जाम था, उसमें ऐसा हुआ था। अब वो कितने लेवल पे हुआ था? वो 2-4 नंबर के लिए हुआ था, 10 नंबर के लिए हुआ था? इसको एडिट करते हुए कुछ ख्याल मेरे को आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी दर्ज करता चलूँ। क्योंकि मैं किसी भी बात से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो डॉक्टर राहुल कह रहे हैं उसी के अंदर मैं कुछ नए पर्सपेक्टिव्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली सही नहीं होती, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली राइट नहीं होती, कंटेक्चुअल होती है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल का आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से एक वक्त था जब अमेरिका के अंदर में टेस्ट कराया गया कि भाई क्या है, मतलब कि कैसे पता चले कि स्कूलों के अंदर में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, एग्ज़ाम का वो मतलब डेटा निकलवाते हैं और बोल देंगे लोगों को कि आप जो है वो प्राइज़ वाइज जीतेंगे अगर स्कूल ने बढ़िया किया तो देखा कि उन स्कूल्स ने बहुत बेहतरीन किया जिसमें स्टूडेंट टीचर का रेशियो बहुत अच्छा था। मतलब कि जहाँ पर एक स्टूडेंट मतलब 5 स्टूडेंट एक टीचर है, ऐसा है। हमारे सरकारी स्कूलों में 200-200 पर एक टीचर मिलता है देखने के लिए। और ये बात भी बहुत ज़्यादा पनपी, आपने भी ये बात सुनी होगी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो अगर अच्छा होगा तो वो वो इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहा है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी उतना ही ट्रू निकला। मतलब जो स्कूलों ने सबसे घटिया किया उसके उन स्कूल्स के अंदर में भी टीचर और स्टूडेंट रेशियो अच्छा था। अब ये सारा का सारा बेसिक मैथमेटिक्स पे आ जाता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से अगर आप 4 बार हेड टेल करें तो 4 बार अगर आप करें हेड टेल तो चारों बार हेड आ जाए, इसकी संभावना अच्छी खासी है। क्योंकि सैम्पल स्पेस आपका कम है तो डेटा एक डायरेक्शन में स्क्यूड हो सकता है, इसकी अच्छी खासी संभावना है। लेकिन अगर आप 5000 बच्चों से हेड टेल करवाएंगे तो आपका लगभग हेड लगभग टेल 2500 आएगा। और ये सेम आइडिया बहुत जगह जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ता है वैसे वैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका कम होता चला जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में ये आइडिया आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर में ये आइडिया आता है। तो अगर ये बात की संभावना बढ़ती है कि सेंट्रल एजेंसी पर अगर एक व्यक्ति आ जाएगा तो इस बात की संभावना बढ़ती है कि अगर बढ़िया हुआ टेस्ट तो बहुत बढ़िया होगा गुरु। लेकिन अगर इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में खामियां हो गई, गलती से कहीं लूप होल आ गया, तो फिर जो बर्बाद होगा वो पूरा देश बर्बाद होगा। मतलब कि समझ रहे हैं आपके भाई, अगर पहले एक टाइम पर जब 28 राज्य थे तो 28 में आपके कुछ राज्य अगर करते थे इस तरीके की धांधली तो पूरा भारत नहीं कर रहा है, कुछ एरिया कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे को काटने की कोशिश करती थी, है ना। लेकिन अभी अगर बर्बाद हुआ तो पूरा देश बर्बाद होगा। तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो मतलब कि सोचा कि ये पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि यही जो बच्चे हैं इनके अंदर में जो मुझे मतलब कि जाहिर सी बात है चीज़ें स्पेक्ट्रम पे होती हैं, तो एक स्पेक्ट्रम पे लेफ़्ट साइड पर एक बच्चा खड़ा है और जो बोल रहा है कि आज मेरा दिमाग ख़राब है, आज मेरा दिन बढ़िया नहीं गया है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और दूसरे पूरे राइट हैंड पर, पूरे दूसरे स्पेक्ट्रम पर एक क्रॉनिक डिप्रेस्ड बच्चा है जो कि ही इज़ अबाउट टू ही इज़ हैविंग अ सुसाइडल थॉट्स, है ना। तो जब हम चीज़ों को ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है इसमें जब हम कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कब करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत मेरे को भी नहीं पता है कि कब हम कह रहे हैं कि यार आज बड़ा दिमाग ख़राब है, और कब ये धीरे धीरे क्या है वो एक स्टेप जो अंतिम चरण जिसका जाकर के इस तरीके के ख्याल आना है।
तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मैं कोई हाथ में ग्लास लेके अगर मुझे कोई कहे तो मैं 5 मिनट पकड़ सकती हूँ। मुझे वही 5 घंटे अगर पकड़ना पड़े तो मेरा पूरा कंधा और मेरे हाथ सब दुखने लगेंगे। तो कोई भी चीज़, जैसे आज मान लो बच्चे का कोई वो कोचिंग सेंटर जाता है और उसका आज एग्ज़ाम में रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया, जो उनका जो टेस्ट वीकली होता है, और उसकी वज़ह से आज वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है एकदम, ठीक है, निराश है एकदम। तो आज वो कह रहा है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। आज वो पूरा रात उसने जो है, ना तो उसने ठीक से खाना खाया है, ना उसने पढ़ाई करी है, ना उसने सोया है, वो बहुत गुस्से में है, दुख रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। पर परसों 2-3 दिन में वो ठीक हुआ, उसने फिर से पढ़ाई चालू कर दी, नेक्स्ट टेस्ट था, वो उसने ठीक से दे दिया। तो ये हुआ आपका जो बच्चा लेफ्ट साइड खड़ा हुआ था, ठीक है? जिसने 5 मिनट ग्लास पकड़ा, ठीक है? तो 5-10 मिनट वो पकड़ सकता है, हैंडल कर सकता है। फिर दूसरा स्पेक्ट्रम जिसने 5 घंटे ग्लास पकड़ा और उसका पूरा हाथ, पैर, शोल्डर सब पेन कर रहा है और वो खड़ा ही नहीं रह पा रहा है। वो दूसरा स्पेक्ट्रम वाला बच्चा है जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये ऐसे समझें कि कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक वो महसूस कर रहा है, और कौन-कौन सी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं जब हम कहते हैं कि एक बच्चे को डिप्रेशन है और उसको क्लिनिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो ये ऐसे लक्षण हैं, जैसे पूरा दिन किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आना, ना तो पढ़ाई में, ना मम्मी से बात करने में, या दोस्तों के साथ बाहर जाने में, गेड़ी मारने में, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा उस बच्चे को। पूरा दिन उसका मन किसी चीज़ में लगता ही नहीं है, उदास-उदास महसूस करता है, होपलेस जिसे कहते हैं, होपलेस महसूस करता है। तीसरा लक्षण, नींद बहुत बढ़ जाती है या नींद बहुत कम हो जाती है। जैसे मान लो किसी की 7 घंटे की नींद है, वो 5-5, 4-4 घंटे सो रहा है, उसको नींद ही नहीं आती है। दूसरा एक बच्चा है जो 12-12 घंटे सो रहा है, अवॉइडेंस वाला बिहेवियर, तो बहुत नींद बढ़ गई है। दोनों ही लक्षण जो है हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। चौथा लक्षण, भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है, खा ही नहीं रहा है ना? वेट लॉस कर दिया उसने बिल्कुल 1 महीने में, एकदम ऐसे कहेगा कि भाई क्या किया तूने? है ना? टीबी का मरीज़ लग रहा है, कुछ खाता नहीं है क्या? दूसरा बच्चा, उसने स्ट्रेस ईटिंग चालू कर दिया, ठीक है? उसको बहुत ऐसे दुःख है, वो खाए जा रहा है, उसको जब भी गुस्सा आता है या टेंशन होती है, खाना चालू कर देता है, ठीक है? उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 5वां लक्षण, थकान लगना, इतनी थकान लगना कि उसको अगर कोचिंग सेंटर का 1 फ्लोर भी चढ़ना है ना, तो उसको बॉडी एक हो रहा है। ठीक है? पहले तो वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, 17 साल का बच्चा चढ़ ही जाएगा। अभी उसको 1 फ्लोर चढ़ने में लग रहा है एनर्जी वेस्ट हो रही है मेरी, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा, ईज़ी फैटिगेबिलिटी, पूरा शरीर दुखता है। फिर ध्यान नहीं लगा पाना, डिक्रीज़ अटेंशन। अभी ध्यान नहीं लगाएगा बच्चा तो उसको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारी मेमोरीज़ ध्यान लगाने से बनती है। अगर हम अटेंटिव हैं, तो हमारी मेमोरीज़ बनेगी, हम अटेंटिव नहीं है तो हमारी मेमोरीज़ नहीं बनेगी। तो बच्चा कहेगा उसको याद ही नहीं रहता, वो एक ही टॉपिक 10 बार पढ़ रहा है ना? भाई तू अभी भी इस पेज पे है? हाँ भाई, हाँ, कब से तू इसी पेज पे है, इसको पलट। तो भाई याद ही नहीं हो रहा, है ना? याद करने में दिक्कतें आने लगती है। फिर वही वो जो मैंने कहा था ना, पहाड़ वाला गिल्ट, कि अभी एग्ज़ाम जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं नीट में, कि धांधलेबाज़ी चल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो जो गिल्ट है कि क्या इतनी मेहनत करके 650 नंबर वाला जो बच्चा है, उसकी रैंक भी जो है थाउज़ेंड्स में है। ठीक है? 720 पे तो मल्टीपल बच्चे हैं। तो वो जो गिल्ट है कि इतना अचीव करने के बाद भी क्या मिला? वो जो गिल्ट है, वो पहाड़ बन गया है। और उसके बाद जो है ना, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर एक ऐसा मौका आता है जब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, थ्रेशोल्ड पॉइंट। जैसे हमने शुरुआत जहाँ से करी थी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, एक पॉइंट आता है, जब ब्रेक हो जाता है कि बस अब टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी थी, है ना? अब ब्रेकिंग पॉइंट है। वहाँ पे बच्चे को आने लगते हैं सुसाइडल थॉट्स। अगर ये सारे लक्षण किसी में हैं और वो लक्षण बच्चे के अंदर, जितने भी मैंने 9 लक्षणों की मोस्टली बात करी, ये अगर बच्चे में 15-20 दिन से कंटिन्यूअस है ना? ये 5 घंटे 6 घंटे वाली बात कर रही हूँ मैं। तो इतने दिनों से बच्चा परेशान है, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, महीना निकल गया। अब उसको मदद की ज़रूरत है। अभी ये वाले टाइम पे आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये इसके अंदर में ही अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं इसी पे दोबारा टैप करूँगा कि अगर एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम सा ही है इंडिया के अंदर में, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रेशर भी उस तरीके से है, तो जो कि हर देश में, हर कबीले में, हर चीज़ में नज़र आता है कि जो सुसाइड का रेट है मेल और फीमेल का, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मेल्स ये में ज़्यादा है। तो ये जो आइडिया है, ये कौन-कौन से फैक्टर से
हमें समझ आ पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है दुनिया के हर सोसाइटी में जहाँ पर कि कंपैरेटिवली मेल्स ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और वो भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं। जो सुसाइड का रेट है वो फीमेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें तो भाई एनवायरनमेंट तो इंडिया का ही है ना, और इंडिया में तो अगर ज़्यादा प्रेशराइज्ड सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक और दयनीय हालात हैं तो किसी लड़की के हैं, और उसके बावजूद ये सिचुएशन, ये मतलब आउटकम जो मुझे निकलता हुआ नज़र आता है वो स्क्यूड नज़र आता है मेल्स के लिए। तो ये दोनों में क्यों, मतलब ये कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर तस्वीर पेश करेंगे इस चीज़ की कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हमें ये देखा गया है कि जो मेल्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा सुसाइडल डेथ्स ज़्यादा होती हैं। मतलब उनकी सुसाइड की वज़ह से उनकी मृत्यु जो हो रही है, वो ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरा एक डाटा होता है सुसाइडल अटेम्प्ट, कितने लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उसमें आपको फीमेल्स ज़्यादा अटेम्प्ट करती हुई पाई जाएँगी। उसमें भी डेटा आपको फीमेल्स की तरफ मिलेगा। तो ये दोनों डेटा में एक डिफरेंस है कि मेल जो है कंप्लीटेड सुसाइड जो होता है, मतलब वो उनमें ज़्यादा देखा गया है। फीमेल में सुसाइडल अटेम्प्ट्स ज़्यादा देखे गए हैं, वो मरने की कोशिशें ज़्यादा करती हैं। ओके, अब इसको हम एक और अलग तरीके से मैं इसको समझाती हूँ कि मेल्स में अटेम्प्ट इज़ लाइक कि इम्पल्सिविटी जो है, वो मेल्स में ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है फीमेल्स में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। इसको हम बिल्कुल भी वैसे नहीं समझेंगे कि अगर मैं इम्पल्सिविटी मेल्स में ज़्यादा कह रही हूँ, मतलब ज़्यादा कंपेयर टू फीमेल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स में इम्पल्सिविटी नहीं होती है। मेल्स में इम्पल्सिविटी ज़्यादा देखी गई है, ठीक है? और एक और भी रीज़न इसको हम जोड़ सकते हैं कि एक्सप्रेस करने के मौके हम लोग ना मेल से खींच लेते हैं। भाई मेन डोंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा तो रोने का कोई हक ही नहीं बनता। हमने उनसे वो हक छीन लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेस नहीं होते, उनको एंग्जायटी अटैक्स नहीं आते, वो परेशान नहीं होते, उनको मरने के विचार नहीं आते। हम उनसे वो बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार ही छीन लेते हैं। तो हमें जब पता चलता है ना कि सुसाइडल डेथ हुई है, उस बंदे ने डेथ मतलब आत्महत्या कर लिया है, तब हमें समझ में आता है अरे यार वो तो बंदा परेशान था। आपस में अपने बेस्ट फ्रेंड्स में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। भाई क्यों रो रहा है? चल सिगरेट पीने चलते हैं। तो हम जो है ना उनको वो अधिकार ही नहीं दे रहे हैं टू एक्सप्रेस। तो हमें जो है ना सुसाइडल डेथ्स दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर डिप्रेशन नहीं था भाई, एंग्जाइटी नहीं थी, मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं थे। ओसीडी महिलाओं में, आदमियों में सेम दिखता है। बाइपोलर महिलाओं में और आदमियों में सेम रेशो में दिखता है, 1:1। सिजोफ्रेनिया दोनों में सेम रेशो में दिखता है। तो मतलब दिख रहा है सेम रेशो में ना ये सारे मेजर डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन भले महिलाओं में ज्यादा दिखता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स सब में सेम दिख रही है हमको, है ना? लेकिन उनमें अटेम्प्ट ज्यादा दिख रहे हैं। उसका कारण एक तो है इम्पल्सिविटी जो ज्यादा दिखती है, दूसरा हम लोग उनसे ना एक्सप्रेशन के अधिकार छीन लेते हैं। फीमेल में अटेम्प्ट ज्यादा हैं, तो वो तो हमारी जो सोसाइटी की जो एक पिक्चर है वो दिखाई रहे हैं कि वो किस स्थिति में। नो डाउट। अच्छा, इसका सुप्रीम कोर्ट वाले का आपका क्या स्टैंड है कि जो बोला है कि आप, मतलब आपका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपका स्टैंड था थोड़ा सा भी आप काउंसलिंग को रोको ज़रा, इसमें और डीप डाइव करने की होल्ड ज़रूरत तो है। होना चाहिए। देखो हम क्या है कि हम आपस में क्यों बात कर रहे हैं, मतलब ताकि हम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बातें बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। दैट इज व्हाट द थिंग। बस वी आर नॉट समबडी हु कैन टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात समझनी एक बार पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? पहली डिमांड तो उनकी ये थी कि ये बात सबको पता चले, चलो बात पता चल गई। फिर दूसरी डिमांड थी कि कोर्ट तक बात पहुंच जाए, कोर्ट तक भी बात पहुंच गई। अब क्या होगा? विल द कोर्ट डिसाइड? अब कोर्ट ने इतना तो बोलते हैं, एंटी ने भी मान लिया कि गड़बड़ हुई है ग्रेस मार्क्स की, उसको रिवर्ट कर देते हैं। ये भी हो जाए तो भी काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा, एटलीस्ट उन बच्चों को जिनकी 700 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो सेट हो गए। अब क्योंकि 700 वाले चुप हो गए। हाँ, क्योंकि मैं अब 700 67 में वाले से आप समझिए, भावनाओं को समझिए। 700 वाले चुप हो गए, वो कह रहे हैं कि बस अब इससे ऊपर और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। अब वो क्या, जो 650 से लेके 680 700 तक पढ़े हुए हैं, जिनको रैंक इन्फ्लेशन की वजह से वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा जो वो डिजर्व करते थे, आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबकी बात समझनी पड़ेगी। वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, या तो सबके लिए रीनीट हो या फिर चुनिंदा स्टूडेंट्स के लिए रीनीट हो। अगर खाली 1563 के लिए होता है, अब उनको भी ऑप्शन दिया गया है कि तुम या तो मत बैठो, ठीक है, खाली ग्रेस मार्क्स तुम्हारे हट जाएंगे, या फिर दोबारा बैठो। ये भी बहुत वेग सा है, दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो होनी चाहिए, तो ऐसे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो अगर रीनीट होता है, तो मैं कहता है कि स्टार्टिंग के जो 1 लाख होता है ना,
मेनली कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के बीच है जिनकी 1 लाख के अंदर रैंक आई है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या कुछ कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे, ठीक है। और वही बच्चे हैं जो कि री नीट अगर होता है तो हो सकता है उसमें से कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ लें और वो अपनी रैंक को काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर लें, बट जो उसके पीछे वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट होने नहीं वाला है, ठीक है। बट स्टिल दे वुड वांट टू हैव वन मोर चांस, वो हाँ तो हर कोई चाहेगा ना। अब आप ये सोचिए, कोई बच्चा जिसने किसकी कोई गलती नहीं है, जिसने 2 हो सकता है 1 आध ड्रॉप भी लिया हो, 2 ड्रॉप भी लिए हों, ठीक है, बहुत मेहनत की है, अच्छे नंबर आ गए, 690 मार्क्स आ गए हैं उसके, ठीक है। ग्रेस मार्क्स की वजह से, रैंक इन्फ्लेशन की वजह से रैंक प्रभावित थी उसकी, पर मेडिकल कॉलेज तो मिल रहा है। और अगर उसने रीनीट दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि वन सोचना तो ये पड़ेगा ना। इसका क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है क्या? मतलब एक 2-3 लेवल पे सवाल होते हैं मेरे। तो अभी जो एक सवाल होगा जो कि इमीडिएट को लेकर के कि अभी की अभी क्या किया जा सकता है, और एक है कि पहले जो थोड़ा सबसे पहला इमीडिएट है, काउंसलिंग शुड बी पुट ऑन होल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई ना तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, आपने काउंसलिंग में जिन बच्चों को मिल गया, मिलने के बाद फिर वो कोर्ट में केस डाल देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। हाँ फिर काउंसलिंग शुड बी पुट ऑन होल्ड, ये पहली दोनों चीज़। आपस में लड़ेंगे फिर हाँ, फिर बच्चा बच्चा। लड़ेंगे। और ये लोग यही चाहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ें और फिर चीज़ें अपने आप ही डाइवर्ट हो जाए। हाँ डाइव इससे वो पहले हाँ काउंसलिंग शुड बी पुट ऑन होल्ड, ठीक है। आइडियली होना ये चाहिए कि सीबीआई जो भी जांच एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करे, तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। अगर उनको लगता है कोई मेजर पेपर लीक हुआ है और भी बच्चों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। और अगर एंटी बिल्कुल क्लीन नज़र आती है तो फिर हम मान लेंगे कि भाई जो भी हुआ है वो कंपटीशन की वजह से हुआ है, और खाली जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनको छोड़ के बाकी सबका रिजल्ट एज इट इज की रहे और फिर काउंसलिंग हो जाए, ठीक है। यही ऑप्शन है आपके पास। पर सवाल ये है कि क्या इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी? व्यापम की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है क्या? इन्वेस्टिगेशन तो मुश्किल है इतनी जल्दी हो पाए। तो और फिर कोर्ट क्या रिलीफ दे? मेरे को अगर तो कोर्ट सुप्रीम ये कोर्ट रिलीफ के देती बिल्कुल है, भी वो लगा नहीं कि किसी भी तरीके से वो इस मूड में है कि उस पर होल्ड जो है वो किसी भी तरीके से करने वाले हैं। मेरे को तो वो काफ़ी श्योर लगे इस आइडिया को लेकर के, नहीं भाई साहब ये जो केवल हम एंटरटेन करेंगे, वो नंबर उनके हिसाब से इतना बड़ा है 22 लाख 23 लाख 24 लाख के, वो उसको हाथ लगाने से भी डरेंगे। तो ये जो 1550 बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे कि इन्हीं के अंदर में कुछ कुछ होकर के ये मामला जो है वो ये सेटल अगर सब करवा लोग दें। यही ट्राई कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इनफैक्ट वही ट्राई कर रहे हैं कि 1500 में ही काम बन जाए, ठीक है। एंड हमारा यही है कि वट एवर इट बी, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, और अगर कुछ पाया जाता है तो डेफिनेटली आप कुछ कीजिए, री एग्ज़ाम कनेक्ट कराइए। अदरवाइज उन बच्चों को छोड़ दीजिए, खाली 1563 का रिजल्ट ऑल्टर करके जो भी रैंक आ रही है वो दे दो। अब प्रॉब्लम यही है ना कि इतना जल्दी तो इन्वेस्टिगेट हो नहीं पाएगा। जब इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करोगे? अगर सबके लिए आप रीनीट कंडक्ट कराते हो तो डेफिनेटली जो 680 से 700 के बीच के हैं उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि उनकी रैंक इतनी अच्छी ना आए। एंड यू नो, बट बात ये भी है देखो कि जिसने वाकई पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई करके दोबारा से अच्छे रैंक पे लेके आ सकता है। दोनों चीज़ें हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि किसकी तादाद कितनी है। हाँ दादा अब वही देखिए, हाँ, बिल्कुल। और एक बात देखो और भी है। एक बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कंपटीशन जो है वो 1 लाख बच्चों के बीच है, बाकी में तो कंपटीशन नहीं आ रहा है ना, एटलीस्ट गवर्नमेंट सीट्स के लिए तो नहीं आ रहा नहीं है। यार तो क्या सभी के सभी 24 लाख बच्चे मिलकर बचे हुए 50,000 या 1 लाख का फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या? Things are not that easy. Things are difficult. It has to be interpreted in that particular way. But तो सही, आई थिंक इस पूरी अप्रोच का सही सॉल्यूशन तो यही है कि इन्वेस्टिगेट हो, और अगर गलती है तो फिर दोबारा कंडक्ट कराओ, फिर इसमें कुछ वो नहीं है। अगर गलती है तो है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो आई थिंक यही मुझे भी प्लॉसिबल लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन, पुट द काउंसलिंग ऑन होल्ड, इन्वेस्टिगेट, एंड देन सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। जिसके अंदर में मुझे ये जानना है कि ये जो शब्द है फियर, डर, ये आ कहाँ से रहा है? ये ब्रेन में जब हम समझते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी फिलॉसफी ये क्या है, कहाँ से आ रही है, पहली बार कहाँ देखा गया, कहाँ से जिसके बाद ये पकड़ा गया? क्योंकि मुझे नज़र आता है मेरी ज़िंदगी का एक सेंट्रल कंपोनेंट है डर, वो बचपन से चल रहा है। पिताजी ऊपर सो रहा हूँ मैं, पिताजी ने आवाज़ लगाई तो लगा कि आप क्या काम कर दिया, आप क्या तोड़ दिया क्या नाम है, जब बुला रहे हैं दिल की धड़कन फटाफट से तेज़ हो जाती थी। स्कूल जाना है तो आज पता नहीं कौन सी टीचर जो है उठा करके पूछ लेगी कि किताब कॉपी लेकर के आए हो कि नहीं आए हो, तो फिर दोबारा हालत ख़राब हुई। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरे
₹10 मांगने से लेकर के और कॉपी किताब किसी कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आने तक जो सेंटर में हर दफ़ा एक चीज़ जो नज़र आती रही मुझे, वो है डर। ये कहाँ क्या है, ये कहाँ से आता है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है? वो लोग जिनमें डर की भावना नहीं होती है, जो साइकोपैथ्स हों चाहे वो सोशियोपैथ्स हों, जिनमें उनसे हमने क्या सीखा कि ये डर है क्या चीज़, कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, जिसका और इसका रिलेशनशिप डेंजर के साथ क्या है? अगर आपको याद हो कि एक फ़िल्म आई थी विल स्मिथ की, अर्थ के नाम से थी शायद, जिसमें वो अपने बेटे को समझाता है कि 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है डर और डेंजर के, कि जब डेंजर है और डर लगे इट्स अ गुड सिचुएशन, फाइन, बढ़िया है भाई। जब आपका एक्चुअल में डेंजर एग्जिस्ट कर रहा है और उस वक्त आपको डर लगे तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप भाग पाएंगे, आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जब डेंजर भी नहीं है और डर भी नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल आप लाइफ जी रहे हैं। और जो प्रॉब्लम है, जो पूरी की पूरी रस्साकशी है, वो बीच के बचे 2 हैं, जिसमें जब डेंजर नहीं है और डर लगता रहे, और एक जिसमें डेंजर हो और डर ना लगे, तब तो कोई ना कोई मार के खा ही जाएगा आपको। तो अकेला बचा, क्या बचा कि जब आपको फिजिकल डेंजर नहीं, आप मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी डरे जा रहे हैं, फिर भी इस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है कि डरे जा रहे हैं, डरे जा, कहाँ से आ रहा है ये डर? तो इसका कहाँ, मतलब अगर हम डिस्कस कर पाएँ ओके, प्लीज़, और सो आराम इसको से हम प्लीज़ टेक लोग, योर टाइम। हाँ, ओके, सो जो डर है, ये जो इमोशन है, ये आपका आएगा लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला से, अगर हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स के एरिया से हम उसको कनेक्ट करना चाहें, बट वो खाली एमिगडाला से रिलेटेड नहीं है। हम जैसे हमारा जो ब्रेन है वो 4 भागों में है, 4 उसमें लोब्स हैं दोनों साइड, 4 इधर 4 उधर। तो जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, जो कान के ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर हमारा एक लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बस उसको बोलते हैं। वो आपके सारे रेगुलेशंस, आपका मेमोरीज और आपके इमोशंस, मोस्टली इन सब चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, ठीक है? तो हमारे जो फियर के सेंटर्स हैं, जो ओरिजिनेशन हम बोल सकते हैं, वो वहीं से आता है। तो ये हमने इसको स्ट्रक्चरली डिफाइन कर दिया कि भाई मैंने फंक्शनल एमआरआई किया किसी इंसान को डर में, तो वो एकदम से लाइट अप हो जाएगा एरिया, ठीक है, आसान भाषा में। अब हम इसको दूसरी तरीके से लेके जाते हैं। जो डर है, ये एक बच्चे के अंदर जो नया न्यूबॉर्न चाइल्ड है, एकदम नवजात शिशु है, तो उसको भी अगर ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है, तो वो रोने लगता है। तो वो उसका डर है, वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जैसे आपने मुझे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया। तो ये एक डर जो है वो हमें बचाता है डेंजर से, ठीक है? ये हम लोगों को प्राइमरी समझ में आया। होता क्या है, अगेन हर इंसान का ब्रेन बॉडी बहुत अलग अलग है, क्योंकि हर इंसान अलग जो है, अलग एनवायरनमेंट में आया है और उसके पास अलग जेनेटिक्स है, उसका अलग, उसका परिवार अलग है, वो जैसे उसका पालन पोषण हुआ है, नर्चरिंग हुआ है, वो अलग है। तो हर एक इंसान की एकदम बनावट अलग है, जो हम लोगों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती है। अब हर इंसान का डर का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे आपने मुझे ऐसे बताया कि आपके घर में अगर आपको दादाजी कुछ आवाज़ लगाते हैं या कोई फैमिली मेंबर बुलाता है, तो एकदम चौंक के आपको लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक रिस्पॉन्स कहीं न कहीं बचपन में से आता है, कि जब प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ये रहा होगा कि उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, तो आपको लगता है कि जब भी ऐसे बुलाया गया होगा, वो हमेशा नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है? एक बच्चे को कंडीशनिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, फियर कंडीशनिंग। तो जब एक ऐसी सिचुएशन में बच्चा है, तो अगर कोई चीज़ हो रही है उसके साथ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत आसान भाषा से करते हैं कि उसने वो दूध गरम करने उसने रखा, उसको छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि गरम या ठंडा क्या होता है, अभी उसने वो चीज़ नहीं समझी है अभी, ठीक है? 2 साल, 2.5 साल का बच्चा है। तो उसने वो हाथ उसमें डाल दिया, उसका हाथ जल गया। तो अभी उसको पता है कि ये जो सफ़ेद चीज़ है ना, ये गरम है, इसको टच नहीं करना, तो उसका डर बैठ गया, ठीक है? मान लो एक बच्चे में डर बैठ गया। अब कोई भी चीज़ वो सफ़ेद देखता है ना, क्योंकि वो दूध गरम था, वो उससे जल गया, तो वो हर सफ़ेद चीज़ से उसके अंदर उसको कहीं न कहीं डर लगेगा, जिसको धीरे-धीरे टाइम लगेगा जाने में। सो डर का कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं से आता है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है। तो वो डर विद डेंजर, ये हुआ कि वो आपको बचाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो दूसरी इसके अंदर आएगी कि डर है लेकिन डेंजर नहीं है, ठीक है? कुछ भी आस-पास खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है ना? तो ये
उनमें देखा जाता है जैसे वो एक तो पैथोलॉजिकल हो सकता है कि बीमारी का रूप है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि उसका पार्ट ऑफ नर्चरिंग है, वो इंसान का नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि वो इंसान जो है पहले से थोड़ा एंग्जियस पर्सनालिटी है, मतलब उसकी प्रवृत्ति का वो हिस्सा है। दोनों चीजें हो सकती है। हम उसको पहले प्रवृत्ति का हिस्से के हिसाब से यानी पर्सनालिटी के हिसाब से समझेंगे। बहुत सारे लोगों की एक पर्सनालिटी एंग्जियस पर्सनालिटी जैसा होता है, उनको हर छोटी चीज में थोड़ा बहुत डर लगा रहता है, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, ये ऐसा है तो ये गलत तो नहीं है। तो वो जो है ना, उनके जो बचपन के प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं वो विद टाइम जो है मेलाइंड हो गए हैं, डिफिकल्ट हो गए हैं। वो बहुत ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि जब पेरेंटिंग हुई होगी, तो ये तो पेरेंटिंग हुई है वो बहुत ही डिफिकल्ट पेरेंटिंग हुई है कि बहुत ही हार्श पेरेंट्स रहे हैं, तो हर एक चीज में मारा गया है, डांटा गया है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो वो पेरेंटिंग का हिस्सा हो सकता है। दूसरा लोनली चाइल्डहुड हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स ही नहीं रहे हैं कभी भी और वो बच्चा हमेशा अकेले बड़ा हुआ है। तीसरा कारण जो हम बच्चों में देखते हैं पर्सनालिटी बनने का, वो बुलिंग है। ठीक है, बहुत ही बच्चे कैन बी वेरी मीन, है ना, कि ये कर दिया वो कर दिया स्कूल में, तो वो जो छाप है ना वो जिंदगी भर रह जाती है। तो बच्चा हमेशा डरता है उन चीजों को लेके। ठीक है, तो उसका पर्सनालिटी का ये प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और उसमें जीन्स भी आते हैं। अगर माँ बाप भी चिंता वाला प्रवृत्ति रखते हैं तो बच्चों में प्रवृत्ति चिंता वाली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने समझा पर्सनालिटी का पार्ट, प्रवृत्ति का। दूसरा आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी बन गई है, उसको बोलेंगे हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मतलब इंसान के अंदर चिंता तो है लेकिन उसकी वजह से शारीरिक लक्षण आ रहे हैं। मतलब कुछ भी होता है तो एकदम उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, पसीना छूट रहा है, काम करने में दिक्कत हो रही है, हाथ एकदम कांप रहे हैं, वो बार बार कुछ भी होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, ध्यान नहीं लगा पाता है, बेध्यान हो जाता है, चीजें भूलने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये अभी हो गया बीमारी का लक्षण। तो ये है जब जब कुछ भी डेंजर नहीं था लेकिन क्रोनिकली निरंतर चली जा रही है वो चिंता बैकग्राउंड में, वो रुक ही नहीं रही है, मतलब उसका कुछ नहीं कर पा रहा बंदा। फिर तीसरा एक आपने मुझे पूछा कि मतलब डेंजर तो है, इंसान को डर नहीं लग रहा, है ना। हाँ। तो ये जो डेंजर है लेकिन इंसान को डर नहीं लग रहा, इसमें वही प्रवृत्ति का हिस्सा होता है कि हो सकता है इंसान एंटी सोशल या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाला हो, है ना, कि उसकी जो पर्सनालिटी इस तरीके की है कि जैसे एंटी सोशल है तो वो उनको रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, अरे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है चल, है ना, वो भाई 180 पे चला रहे हैं और वो एक्सीडेंट हो गया और ट्रॉमा में आए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत देखा गया है। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर की अरे कुछ नहीं होता सब कर लेंगे, वो क्या कहते हैं सीलिंग पे खड़े हुए हैं ऊपर छत पे और सीलिंग पे चढ़ रहा है उनका भाई दारू पी के। मतलब दैट इज वो बिहेवियर की डेंजर है, मालूम है कि मतलब भाई अटैक्सिक है, भाई जो है लंगड़ा के चल रहा है, दारू इतनी पी रखी है कभी भी गिर सकता है ना। हाँ। लेकिन उसको ऐसा है कि नहीं, ठीक है करेंगे, है ना, ऐसा आज तो कर ही लेंगे। ठीक है, गुजरात है, यहाँ पे दारू बैन है, कोई बात नहीं, पुलिस वाला अपना भाई है ना। तो वो जो डेंजर, वो जो है ना, वो प्रवृत्ति का हिस्सा हो सकता है, पार्ट ऑफ बिहेवियर। दूसरा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी मतलब बिहेवियर। और दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि उसको पैथोलॉजिकल कोई बीमारी तो नहीं हो गई है कि बंदा मेनिया में है, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है ड्यूरिंग, तब भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। अगेन पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी दोनों हम साथ साथ लेके समझ सकते हैं इन चीजों को। और हाँ, पर्सनालिटी में जो आपने साइकोपैथ की बात करी है ना, सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स, ये जो है ना ये बहुत कॉमनली यूज टर्म्स हैं, बट वो एक्चुअली कोई जेनेरिक टर्म नहीं है। मतलब हम उनको जो है पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनाते। पर्सनालिटी में जब हम उनकी बात करते हैं, प्रवृत्ति की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो हमेशा उनको कैटेगराइज करेंगे कि मतलब, जो कि मुझे लगता है कि इंसान को इतना ज्यादा कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। बट अगर डिसऑर्डर लेवल का है कि बहुत ही ज्यादा इंसान उसमें बहुत ही आगे, उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट चल लिया है उस ट्रेट्स में, तो हाँ उनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब ये नहीं कि बंदा एंटी सोशल है, उसको लोग नहीं पसंद, वो एंटी सोशल पर्सनालिटी नहीं होता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी वो होता है जो साइकोपैथ, सोशियोपैथ्स का मतलब उनके अंदर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ जीवन में इंसान को कुछ भी हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, शैलो हैं,
कुछ हो रहा है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा गिल्ट नहीं लेते, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उनको उस चीज का दुख नहीं हो रहा। हाँ अगर इसमें मैं दो चीज़ों पर डबल क्लिक करना चाहूँगा कि एक, कि फिर क्या अल्टीमेटली सारा चीज़ें बैठ करके पेरेंटिंग पे ही आ जाती हैं कि बचपन में आपका परवरिश क्या हुई, और अगर यही बात है तो क्या उन देशों में या उन राज्यों में जिनमें पेरेंटिंग सो कॉल्ड कंपैरेटिवली बेटर देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू वो राज्य जहाँ पर आपको उतनी अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिलेगी, मतलब हम बेसिकली रूरल अर्बन को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे देश के लेवल पर जो समृद्ध देश हैं और जो नहीं हैं उनको अगर कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या वो अंतर हमें नज़र आते हैं अल्टीमेटली सुसाइड के रेट में? अगेन मतलब हम खाली एक चीज को पॉइंट बना के हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन करना ठीक नहीं होगा। पेरेंटिंग खाली एक रीजन नहीं है, ठीक है। पेरेंटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट ऑफ नर्चरिंग है, मतलब जो पालन पोषण का, जो बच्चे का बड़े होने का वो जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी रखता है, मतलब वो बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन वही सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मिट्टी से अगर कोई मटका बना रहा है मान लो, ठीक है, तो जो मटका बनाने वाला है वो पेरेंटिंग है, लेकिन मिट्टी कैसी है, ठीक है, उस पे भी उसका रोल आएगा। मिट्टी कैसी है इसका मतलब जीन पूल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहां बहुत धूप थी, बहुत हवा चल रही थी, बारिश तो नहीं हो गई, है ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पेरेंटिंग मतलब मटके को आपने एक अच्छी खासी आप उसको शेप दे सकते हैं, लेकिन खाली मटके को शेप देने वाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो कितना अच्छा बनेगा। मिट्टी कैसी थी, हवा कैसी थी, बारिश थी कि नहीं, आसपास कैसा उसको जमने के लिए कितना टाइम मिला, वो सारी चीजें भी जरूरी हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं उन बच्चों की जो कि इंडिया के कंटेक्स में, इंडियन कंटेक्स में स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कंटेक्स में, तो जो आइडियाज़ हैं वो उसमें, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कंटेक्स बोल रहा हूँ और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आंसर वही है कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों ही मिलकर के किसी व्यक्ति को शेप करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कितना एनवायरनमेंट मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा रोल अदा करता हुआ नज़र आता है, ये अगर आप देखें तो आपको जो हमारे समाज के अंदर में, खास करके इंडिया में, यूपीएससी हो, नीट हो, मेडिकल हो, फैक्ट्री यूजी बना हो, रहे हैं ना हम लोग, यही तो दिक्कत है ना। कोटा फैक्ट्री है ना, को फैक्ट्री बना रहे हैं हम, ठीक है। बच्चे से तो नहीं पूछा कि उसको क्या करना है ना, उसको करना है कि नहीं, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसको उस चीजों से लेके क्या समझ में आता है। नहीं, हमको जो है हर बच्चे को एक ही जैसा रोबोटिक उसमें डाल दो, जैसे प्रोडक्ट डाला और ऐसा निकल के आ गया, हम वैसी चीजें चाहते हैं। So did you want to do इसीलिए NEET? एनवायरमेंट, यस आई वांटेड टू डू नीट। तो ये क्या एक एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है कि एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिनको बस भेज दिया गया है इस पर्टिकुलर रेल में कि नहीं जाओ एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालोगे तो हम लोग गरीबी से निकलेंगे या हमारा नाम होगा, अलग अलग तरीके के सोसाइटल प्रेशर्स, तो जो वो बच्चों की संभावना अच्छी रहती है नीट के लिए जो एक्चुअल में सेल्फ मोटिवेटेड है, जिन्हें मालूम है कि मुझे क्यों निकालना है, एज़ कम्पेयर टू वो जिन पे पेरेंटल प्रेशर है। मतलब हम आर वी प्रूविंग बिल्कुल कि क्या नाम है कि अगर आप पेरेंट्स अगर दबाव डाल रहे हैं तो संभावना है कि शायद वो ना निकाल पाए। बिल्कुल दबाव डाल रहा है अगर पेरेंट्स, और बच्चा उस चीज को पॉजिटिवली नहीं ले रहा है ना। देखो इसमें ना एक आता है डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन जैसे हम केमिस्ट्री में भी सब्लिमेशन पढ़ते हैं, राइट। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन ये है कि बच्चे को मार मार के मतलब बोल दिया कि तेरे को तो यही करना है, तेरे को तो यही करना है, ठीक है। बच्चे को करनी थी कविता, है ना, लेकिन उसको तो कर दिया है कि नहीं तेरे को हिंदी लिटरेचर नहीं लेना है, तेरे को लेना है ये, ठीक है, यही करना है तुझको। उसने अगर उस चीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लिया कि नहीं मैं इसको अच्छे से करूंगा और उसके बाद लिखना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, मैं साथ साथ ग्रो करूंगा। अगर उसने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, तो शायद वो निकाल ले। फिर दूसरे तरह का एक बच्चा है, उसने उसको नेगेटिवली लिया, मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि मुझे क्या करना है, हर चीज बताई क्यों जा रही है, तो वो रिबेलियस हो गया, रेबेल। तो फिर उसको जो नेगेटिव उसने उस चीज को प्रोसेस किया तो वो नहीं कर रहा है,
ठीक है, ये बहुत इजी नहीं है समझना। सब्लिमेशन भी देखा गया बहुत बच्चों में कि माँ बाप ने बहुत प्रेशर दिया, उसको ये छोड़ के वो कराया, उसने उसको क्रैक कर लिया। आगे वो जीवन में उसको किस तरीके से लेगा वो अलग बात है। जैसे फरहान था 3 इडियट्स में, उसने एग्जाम तो क्लियर कर लिया था ना माँ बाप के प्रेशर में, है ना? भले उसको आगे जाके उसको ठीक से नहीं करना था। हाँ ट्रू, मतलब इसको अगर मैं सोसाइटी के लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्योंकि ये तो बात ना इंडियंस को पता ही है कि यार एक पर्टिकुलर परसेंटेज तो हम लोग, जैसे बोला ना आपने बोला कि हम लोग को हाँ। आपस में ही ये एक सटल लेवल पे इन्फॉर्मेशन है कि भैया एक मिनिमम इट इज अ परसेंटेज गिवन तो फैक्ट, जैसे हाँ कि करप्शन इज अ गिवन फैक्ट, हाँ होता ही है। वैसे ही अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, दैट इज अ गिवन फैक्ट है। कहानियां हो सकती हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ करना हमारा काम थोड़ी है, तो अथॉरिटी का काम। वो तो है ना, इंडियन के इंडियननेस की वजह से वो कौन सा काम है जो कि चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस से आप पासपोर्ट मंगा कर की जो उसकी जो वेरिफिकेशन होना है Yeah. से लेकर के आपने जो अपना लाइसेंस बनवाना है, ये इंडियननेस का जो कल्चरल वैल्यू के अंदर में आ गया है, फॉर द लैक ऑफ Exactly. बेटर वर्ड, कि वो Yeah. हमारे कल्चर का एक मिनिमम इंडिकेटर, हाँ आए हैं इतना तो लेकर, इतना तो लेते ही हैं वो, मतलब एग्जैक्टली, कि इतना चलेगा। इतना तो बट बात ये है ना कि देखो, मैं अगर ये बात भी करूँ कि स्टेट पीएमटीसी में बहुत झोलझाल होता था, हम्म और कितने होते थे तो हमको नहीं पता, सब लोग एस्टिमेट्स ही बनाते हैं, कंस्पिरेसीज हैं, कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 10, कोई कहता है मतलब 100 में से 10-15%, कितने होंगे हमको नहीं पता, बट डेफिनेटली इम्पर्सोनेशन और पेपर लीक हमेशा से होता रहा है छोटे मोटे लेवल पे, और छोटे मोटे लेवल पे यार एक्चुअली आप कंट्रोल इतना कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। व्यापम स्कैम के बारे में पता ही है, ठीक है। व्यापम स्कैम तो सिर्फ एक स्कैम है जो कि खुल गया गलती से, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी थोड़ा ना सब दूध के धुले थोड़ी है, ये आप एक स्टेट को क्यों बदनाम कर रहे हो? सबके साथ यही होता है, हर जगह यही होता है। कोई नौकरी मांगने के लिए जाता है सरकारी में, तो बताया जाता है कि बैकडोर से कि इतना लग सकता है, मतलब, और तो ये सब चीजें इंटरेस्टिंगली ना रेट फिक्स्ड है, मतलब कि वो लोगों को रेट लिस्ट सिस्टम तक में, पता हाँ, है। रेट लिस्ट भी होती है, रेट लिस्ट भी फिक्स्ड है, पर सब हाँ कुछ ये है कि, पर ये सब कुछ अभी एलिगेशन के तौर पे चल रहा है। मतलब अगर आप ये बात किसी को जाके बोल दोगे तो वो आपको बोलेगा नहीं व्हाट प्रूफ डू यू हाँ हैव। अभी मंत्री जी ने बोला ना कि भैया लीक तो हम मतलब सिरे से खारिज कर रहे हैं। मंत्री जी ने बोला कि उनके पूरे बयान आ रहे हैं बढ़िया से कि जी लीक तो हुआ ही नहीं है, अगर वो जो 1-2 रिपोर्ट्स हैं बिहार वाली उसको हम देख लेंगे, लेकिन लीक तो भाई साहब कभी हो ही नहीं सकता और हुआ ही नहीं है। तो और उनका इंसेंटिव भी है अगर कि हम भैया एजुकेशन मिनिस्टर आकर के थोड़ी मतलब चिल्ला के बोल देगा नहीं हुआ था। बट अब बात देखो क्या है, थोड़ा मोटा लीक और थोड़ा बहुत इम्पर्सोनेशन तो चलता है, अनॉमलीज हो सकती हैं, बट इतना ग्रॉस लेवल पे अगर कोई चीज़ हो रही है ना, दैट इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। इससे होगा क्या, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे इस साल सिलेक्ट नहीं हो पाए वो सोचेंगे हमारी किस्मत खराब थी, वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। आप ये भी तो सोचो कि नेक्स्ट ईयर मान लो सब कुछ एकदम फेयर होता है, बट नेक्स्ट ईयर जब डिजर्विंग कैंडिडेट जाएंगे तो अगले साल का रिजल्ट भी तो प्रभावित होगा, तब वाकई में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, जब एक्चुअल में होगा, जो अभी जो सारी जब अफवाहें थी एक्चुअल वो में एक्चुअल कंपटीशन में इंक्रीज सच होगा, में वो सब चीज़ें एग्जिस्टेंस सच में में आ कंपटीशन जाएंगी। इंक्रीज होगा। फिर बात ये भी होती है कि आप कितने कोचिंग की फीस 1.5-2 लाख लग जाता है बच्चों को पढ़ाना रहना, मतलब समझ लो पेरेंट्स लगभग एक साल में 2 से 3 लाख का खर्चा अपने बच्चों पे करते हैं, ठीक है। अब वो 2-3 से 3 लाख का खर्चा भी इनका गया, और किस कंडीशन में करते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जिसके पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा होगा उसको क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादातर तो वही बच्चे होते हैं लोअर मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, उन सब बच्चों का 2-3 लाख का खर्चा होगा, एंड फिर उन्होंने इतनी मेहनत खराब होगी, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, अभी कर भी लिया है 3 बच्चों ने, अरे हाँ ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं, आगे डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इस तरह की चीज़ों के, दो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली ब्रेन और माइंड डुअलिटी नहीं है, मतलब वो डुअल सिस्टम नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि योर माइंड इज योर ब्रेन, इट्स पार्ट ऑफ इट, बट यस योर होल ब्रेन इज वर्किंग ऑल द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन निकाल के कह दूं, टेम्पोरल लोब को निकाला और मैंने कहा देखो ये तुम्हारा माइंड है,
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पूरे सेंसरी सिस्टम काम कर रहे हैं, आँख, नाक, कान, टच, एवरीथिंग काम कर रहा है। वो हमारे पास सारा ज्ञान लेके आते हैं, फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा अलग-अलग कॉर्टेक्स एरियाज़ में, फिर हम इमोशंस उनके संग ऐड होंगे, फिर हम और उन पुरानी मेमोरीज़ को उनके संग कनेक्ट करेंगे, ओके? और फिर हम देखेंगे अपना खुद का ग्लास लगा के कि अच्छा, ये तो फूल सफ़ेद है और ये खूबसूरत लग रहा है। ठीक है? और ये तो मैंने पहले भी देखा था। सो ये जो पूरा जो कम्युनिकेशन है, इट्स ऑल ब्रेन। हम माइंड जो है, मैं ये बोलूँगी, जो माइंड जो हम टर्म यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज़ नेवर अ माइंड हेल्थ, इट इज़ ऑलवेज़ अ ब्रेन हेल्थ, ऑलवेज़। हमारी आज की समझ, आप कह रहे हैं कि आप, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू, कि हमारी समझ आज उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं है शायद, कि ब्रेन के रेल में अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेन के अंदर में और माइंड से जब मैं कंपेयर करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेन हार्डवेयर के लेवल पे काम कर रहा है, माइंड जो है वो एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्रेन के अलग अलग कॉर्टेक्स के फंक्शन से, चाहे वो जितना भी हो, लिम्बिक सिस्टम, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जितने भी हैं उनके सबके आपस की मिलने जुलने की वजह से एक लिंकेज है, हाँ, पर्टिकुलर हाँ, देखिए ना, हाँ। निकल करके आती है। तो इसका जानवर के अंदर में हमारे पास कोई है क्या? हम जानते हैं कि जानवरों के अंदर में स्ट्रेस होती है, वो किस तरीके की होती है, या एक पर्टिकुलर बच्चा जिसको अभी सेल्फ का और नॉन सेल्फ का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसे बच्चे से जो कि अभी 17-18 साल का है और उसने अभी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, एक बंदा, एक लड़का जो कि 17-18 साल का है, या एक लड़की जिसने अभी अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, एज़ कम्पेयर टू एक ज़ेब्रा जो कि जंगल में किसी शेर के दिखने पर भाग जाता है और उसको स्ट्रेस होता है, और एज़ कम्पेयर टू एक छोटा बच्चा जिसको सेल्फ और ना सेल्फ होने की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, उसको नहीं पता है कि सेल्फ क्या है, मैं क्या हूँ और कोई और चीज़ क्या है। इन तीनों लोगों के अंदर में जो स्ट्रेस की डेफिनेशंस हैं, और या स्ट्रेस की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरीके से चेंज होती है या बनती बिगड़ती है? हम ना इसको पहले एक एनिमल एंगल से देखते हैं। हम्म, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे आपने ज़ीब्रा का बात किया, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस, हमने जो पॉजिटिव स्ट्रेस देखा, सर्वाइवल वाला स्ट्रेस था, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हुआ, उनको अभी लगा कि ये शेर आने वाला है, बचना चाहिए, फ्लाइट रिस्पॉन्स आया एंड दैट ज़ेब्रा रन, ठीक है? उसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे एनिमल्स में कि क्योंकि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेन के रसायन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर वो किसी भी कारणवश रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाएं, जैसे कि आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अगर वो किसी भी कारणवश कम हो जाता है, तो भी आपको अंदर अगर बीमारी वाले लक्षण कहें कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण देखे जा सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो वो जानवरों में भी देखा जाता है, ठीक है? जो एक एनिमल को ह्यूमन से अलग बनाता है, हमको उनसे अलग बनाता है, वो हमारी है कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी एक एनवायरनमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो डेवलप करते हैं, चेतन अवस्था, जो हमारी चेतना है, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेडली, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है? इमोशनल फॉर्म्स, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन में, वहाँ पे आपके इमोशंस जो होते हैं, कनेक्शंस और मेमोरीज, ये सब बनते हैं। तो वो जो है वो हायर लेवल पे एक जो हम चेन में देखेंगे तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे हम ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम उससे ज़्यादा ज़्यादा बेटर वे में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसलिए मेंटल इलनेसेस जो ह्यूमंस में दिखते हैं वो सारे एनिमल्स में नहीं दिखते हैं, बट यस, एनिमल्स में भी डिप्रेशन देखा गया है और ट्रीट भी किया जाता है। अब तो हम आते हैं दूसरी चीज। हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ, अब प्लीज फिर कंटिन्यू। हमने दो चीजें पूछी, आपने मुझे नेक्स्ट पूछा कि एक बच्चा सेल्फ और नॉन सेल्फ जब समझता है, डिस्कवर करता है, या उसको वो अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप करता है, वो डेवलप होता है विद टाइम, एंड वो 3 इयर्स में उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है? 8-9 इयर्स में उसको सब धीरे धीरे वो सोसाइटी को थोड़ा बहुत समझने लगता है। 12-13 साल में उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है? वो क्रिएटिव एंड आर्ट रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं। अगेन, जो ह्यूमंस हैं, जैसे इसमें दो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। जैसे 17 साल का बच्चा है जो 17-18 की उम्र में ड्रॉप वगैरह लिया, कोटा गया, बहुत तैयारी किया, वो उस एज में है जहाँ पे उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है,
ठीक है। अब वो जो है ना, वो जो उस सिचुएशन में है जहां पे उसने, आप बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे उसमें, उसको बुलिंग वाला फैक्टर आएगा, उसमें टीचर वाला फैक्टर आएगा, उसमें उसके पेरेंट्स का फैक्टर आएगा, उसके भाई बहनों वाला फैक्टर आएगा, पीयर प्रेशर वाला फैक्टर आएगा, रिलेशनशिप वाला फैक्टर आएगा, फिर एक बहुत बड़ा नीट, जिसको एक लाइफ से जोड़ दिया, एग्जाम बना दिया गया है कि मतलब इफ अगर वो बच्चा वो नहीं क्लियर करता तो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग या उसकी इंडिविजुअलिटी पे डाउट करने लगता है कि ये नहीं हुआ तो तुझसे कुछ नहीं होगा, मतलब उस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो वो जो क्वेश्चन है, उससे एक बच्चे में ऐसा समझ सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डेवलप हो जाती है। तो वो हमेशा अपने आप को उसी मिरर में देखता है कि मैं एक नीट हूँ, एक नीट अगर एग्जाम है वो नहीं हुआ तो मैं कौन हूँ। वो जो मैं कौन हूँ वाला क्वेश्चन है ना, वो आपको गिल्ट में डाल देता है। और वो जो गिल्ट है ना, वो इतनी भारी है, मैं बोलती हूँ कि लोग जो है ना, गिल्ट, इट इज, वो एक पहाड़ जैसी गिल्ट है कि उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो बहुत अकेला अपने आप को महसूस करता है। पर अगेन, जो अगर हम लोग खाली स्ट्रेस की बातें करें तो स्ट्रेस तो वो बच्चों में भी देखा जाता है, चाहे वो 5 साल का हो, 7 साल का हो, और उसमें भी डिप्रेशन देखा जाता है, 5 ईयर ओल्ड में भी देखा जाता है, 7 ईयर में भी देखा जाता है। बट अगर हम उसको रिस्पॉन्स की बात करें कि एक 7 साल के बच्चे का डिप्रेशन अलग तरीके का दिखेगा, है ना, क्योंकि उसका कंक्रीट टिके गया, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर ना दुख नहीं आता है, उसमें आता है गुस्सा। 7 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में हर चीज में आता है गुस्सा। तो वो ऐसे शायद वो उदास नहीं दिखेगा, अकेला नहीं दिखेगा, उसमें गुस्सा आएगा किसी भी चीज के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, माँ बाप के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो गुस्सा करेगा, है ना, वो बच्चों वाले टैंट्रम्स हो जाएंगे, तो उसका वैसा रिस्पॉन्स आता है। और वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो तो हमें हमेशा देखना पड़ेगा पूरी कहानी जोड़ के। फिर आता है ये 17 साल का बच्चा। ये जो 17 साल का बच्चा है, इसके अंदर जो है ना, अभी जो ये नीट की वजह से गिल्ट है, तो ये गिल्ट इतना भारी है कि एक गिल्ट होता है कि चलो, छोटा मोटा गिल्ट, आपको, मेरे को, सबको थोड़े बहुत गिल्ट होते हैं लाइफ में कि ये इसकी जगह ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ठीक है। लेकिन जो ये गिल्ट, डिप्रेशन वाला गिल्ट है ना, ये बहुत भारी है। इसको ऐसे समझें, इनअप्रोप्रिएट लेवल का गिल्ट है। मतलब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना जीवन, अपना फैमिली, हर एक चीज को उस गिल्ट से जोड़ देते हैं। जो भी चीज आप समझ सकते हैं कि इंसान को डिफाइन करती है, हम उस चीज को उस फेलियर से जोड़ देते हैं। अभी आपने कहा और कि, उस, हाँ श्योर श्योर, प्लीज कंटिन्यू अगर आप आगे बोलना चाहें। हाँ, तो वो जो है ना, इंसान अपने आप को उन फेलियर से एक्सप्लेन करने लगता है हम्म, कि दिस इज मी विदाउट दिस, दिस इज मी विद दिस। और वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो एक, कहते हैं ना, मझधार पे खड़े होते हैं, उनको लगता है कि वो एक मझधार पे खड़े हैं और इस पे वॉक करना बड़ा मुश्किल है। इसको अगर मैं बड़े लेवल पे सवाल पूछूं कि ऐसा कैसे है कि ये जो जिसको बोलते हैं भीड़ चाल, जिसके अंदर में, इंडिया के अंदर में फिर भी इंजीनियरिंग का भूत तो फिर भी पिछले कुछ सालों में उतरा, जब लोगों ने देखा कि लोग बीटेक कर करके ऐसे, मतलब यूनिवर्सिटी से, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी से करके 10-10 हज़ार रुपये भी लोग नौकरी में जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा भूत उतरा इंडिया में इंजीनियरिंग का। लेकिन जो नीट है, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो भी बच्चा 11th-12th पीसीबी से कर रहा है, उसका जो ख्वाब है वो केवल और केवल, हर बच्चे का लगता है कि उसका एक्चुअल ख्वाब है कि उसको डॉक्टर बनना है। इसमें हम सोसाइटी के लेवल पर कहाँ खड़े हैं, और क्या ये मतलब सही डायरेक्शन है भी एंट्रेंस एग्जाम के, एमबीबीएस के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को लेकर के? देखो, ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो मिडिल क्लास से हैं, ठीक है। हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स को भी आप देखेंगे तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा तरक्की करे, क्योंकि टू स्टार्ट विद जो बेसलाइन है ना हमारा, वो बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा तो है नहीं हमारे पास कोई चलता चलता बहुत अच्छा ऐसा बिजनेस हो जो कि मैं आगे लेके जा सकूं, ऐसा तो होता नहीं है। या मेरे पेरेंट्स के पास इतना सारा पैसा है कि वो मुझको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और फिर वो एजुकेशन में जो जो भी खर्चा आ रहा है वो फंड करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम वो रास्ता देखते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई कर ले और उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, है ना। अब ऐसा जो 11th और 12th का के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वो हमारी लाइफ के पहले ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पर हमारा करियर डिसाइड होता है, क्योंकि यूपीएससी आप दे नहीं सकते,
बाकी जितने भी नौकरी वाले एग्जाम होते हैं, सरकारी नौकरी वाले एग्जाम है, वो आप दे नहीं सकते। मेडिकल और इंजीनियरिंग ही ऐसी है जहाँ पर कि आपको एक तो अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, एंड वो डिग्री लेने के बाद जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है आपको, आपके पेरेंट्स को, वो बहुत अच्छा है। एंड कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर एक सेट हो जाता है, एक डायरेक्शन में सेट हो जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली तो वो इंजीनियर ही बनेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह बनेगा। और अगर उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, आईआईटी वगैरह में चला गया, फिर आगे तो खैर अब आईआईटी में जाने के बाद लोग कुछ का कुछ कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे भी सेट है, चलो डॉक्टर तो बन गया, सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो आ गई, एक मोटी मोटी तौर पे एक बेसिक सैलरी तो अच्छी है ही, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है। आगे के स्ट्रगल्स बहुत होते हैं बट इतना तो है। तो बच्चे का वो जो पाथ है वो क्लियर हो जाता है। अगर बच्चा क्या करे, वो ग्रेजुएशन कर ले, ठीक है, 80-85%, 90% बोर्ड्स में है, तब उसको कोई ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा, ठीक ठाक। और अगर बहुत अच्छा कॉलेज लाने के लिए तो उसको 95% से ऊपर मार्क्स चाहिए। तो जो 95% से ऊपर वाले हैं उनका करियर भी सेट होता है, वो एसआरसीसी और हिंदू कॉलेज से आराम से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद उनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो या तो ऐसा कुछ कर लो, और हमारे पेरेंट्स के दिमाग में लगभग यही सिस्टम रहता है कि कुछ अच्छा करना है बच्चे को ताकि उसकी लाइफ सेट हो जाए, ठीक है। और क्या ऑल्टरनेटिव है, नहीं तो सरकारी एग्जाम में भी आपको पता है कितनी सारी सीट्स हैं, यूपीएससी में कितनी सारी सीट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक बैलेंसिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि सरकार इतने कम खर्चे में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रही है, क्योंकि आपको अपनी जेब से कुछ खास पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आईआईटी ने तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत फीस बढ़ा दी है, मेडिकल कॉलेज में आज भी 5,000 से लेके 50,000 तक साल की फीस होती है, उससे ऊपर नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजेस में यही है। सस्ते में आपका मेडिकल कॉलेज हो रहा है, सस्ते में आपको हॉस्टल मिल रहा है, सस्ते में पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपको ठीक ठाक नौकरी लग जानी ही है। इसलिए हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़े होकर इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन जाए, ठीक है। एक बार बन जाए उसके बाद तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुमको इन्फ्लुएंसर बनना है, तुमको जो करना है तुम कर लो यार, अभी के लिए थोड़ा सा सेटल हो जाओ, है ना। अगर आप उनको ये लगता है कि अगर वो उनसे पूछें, अगर बाकी के उनके कलीग्स कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो वो अच्छा लगेगा ना कि मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। अगर ये बोलेगा नहीं मेरा बेटा तो वो कंटेंट क्रिएटर है, वो रीलें बनाता है, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो चाहते हैं हाँ। कि बच्चे जो हैं कुछ अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, ठीक है। एंड ये एवरग्रीन फील्ड है, जब तक ह्यूमन सोसाइटी है तब तक आपको इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, सीए की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की आवश्यकता है। ये कोर फील्ड्स हैं, ये कहीं खराब नहीं होने वाली, इनकी ज़रूरत आपको हमेशा ही पड़ेगी। इसलिए आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ऐसा कोई कॉलेज वगैरह आपको मिल जाए तो आपका फ्यूचर सेट हो जाए, और कुछ नहीं चाहते वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। अब सवाल ये है, क्या सबको ऐसा मिल सकता है? नहीं हो सकता ना। सीट्स कितनी हैं? अब तो बहुत सीट्स हो गई, अब तो करीब मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार के आसपास सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं, काफ़ी सीट्स हैं। पहले इतनी नहीं होती थी, बट बच्चे भी बड़े हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। यानी 100 में से 5 बच्चे तो सक्सीड हो जाएंगे, बाकी के 95 का क्या होगा? अब वो 95 को कुछ जुगाड़ करने की जिम्मेदारी सरकार की तो नहीं है, अब उन्हीं को देखना पड़ेगा। सरकार तो एक मौका ही दे सकती है ना। हमारी गवर्नमेंट ने मौका दिया कि देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें अगर आप मेहनत करो तो हम आपकी जो ये शिक्षा है वो बहुत कम पैसे में करवा देंगे। ये सरकार ने ऐसा कहा। तो कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो उस बेनिफिट को प्राप्त कर लेते हैं, बाकी के जो बच्चे हैं वो रह जाएंगे पीछे। डेफिनेटली उनको फिर कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में। अब सवाल ये उठता है, जब सीट्स 50,000 है तो ठीक है, 50,000 सीट्स के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे तैयारी करें, बाकी के 20 लाख क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ। तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या वो रेडी हैं इसके लिए, क्या वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, क्या उनसे उतनी मेहनत हो सकती है, क्या वो वाकई मेडिकल के लिए बने हैं, या उनकी लाइफ में उनका सपना कुछ और है कि उनको सिंगिंग करनी है, डांस करना है, गिटार बजाना है। उनको लाइफ में क्या करना है? होता ये है कि पीयर प्रेशर में आके या पेरेंटल प्रेशर में आके, या फिर जस्ट बिकॉज 11th-12th में आपको कुछ ना कुछ लेना ही है, आपने बायोलॉजी ले लिया, आपने मैथ्स ले लिया, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? टाइम पास करेंगे, 11th-12th में टाइम पास करेंगे, फिर पेरेंट्स कोटा भेज देंगे, फिर कोटा में टाइम पास करेंगे, फिर सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उस लेवल की मेहनत आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उस लेवल की मेहनत करने के लिए ये तपस्या है, मतलब ये बहुत मेहनत है ये पढ़ाई, है ना। मतलब मैं अगर अपने कोटा डेज अगर मैं रिकॉल करता हूँ तो आई यूज टू स्टडी फॉर 14 to 16 आवर्स,
ये तपस्या है, आप इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप रेडी हैं इतनी तपस्या करने के लिए तभी आप इस फील्ड में कूदें, नहीं तो दूर से टाटा बाय बाय कर लें। रीज़न, क्या ज़रूरत है कि अगर आपके अंदर ना तो वो शिद्दत है, ना आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, और ना ही आप वो काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों इस रेस में पड़ रहे हैं? मत पड़ो ना, कुछ और कर लो, क्योंकि ये मेहनत आपकी वेस्ट हो रही है, आप समझ नहीं रहे। कंपटीशन अगर 4-5 लाख बच्चे भी करते हैं तो समझ में आता है, 20-25 लाख बच्चे कंपटीशन में बैठना ये थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब हर किसी को सीट नहीं मिल सकती, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट मेंट फॉर इट, अगर वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो बेटर टू स्टे आउट ऑफ इट एंड डू समथिंग एल्स जो कि उनकी मेहनत को जस्टिफाई करे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी चीज़ को देखने के, समझने के, जानने के, बूझने के कई सारे तरीके होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जब एक्ज़िस्टेंस में आती है तो उसका 1-2 कारण नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उन कई सारे कारण में से आज हमने मिल कर के डॉक्टर अनुषा और डॉक्टर राहुल की मदद से एक ख़ास तरीके का जो पर्सपेक्टिव है वो जानने की कोशिश की। लेकिन चूँकि इट इज़ लाइफ़, क्योंकि थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि थिंग्स आर कॉन्टेक्सचुअल, तो और भी इसके अलग-अलग नज़रिए हो सकते हैं देखने वाले। उनके लिए हम और गेस्ट से मैं कोशिश करूँगा कि बात कर पाऊँ, स्टूडेंट्स के परिप्रेक्ष्य को आपके सामने ला पाऊँ, तो उसके लिए होपफुली हम अगले बार मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय-बाय।